नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के ऊपर रहने वाला है। मैं बता दूं, जो बीपीएससी TRE1, TRE2, TRE3 और STT 2023 और 24 के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी 69 MCQ को इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कैसा कैसा क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको कैसे हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा प्लेलिस्ट के बारे में बता दें कि इस यूट्यूब चैनल पर आप पे बहुत सारा प्लेलिस्ट है बना हुआ है। के पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकेंगे डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का एक वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है 3 वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं हम, यहाँ पर देखने को मिलेगा इतना डिजिटल सर्किट, डेटा रिप्रेजेंटेशन, ये सब है, आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, फिर उस तरह से आप यहाँ पर MCQ जो है 30 MCQ जो हम डेली लेके आते हैं, तो उसमें 7 वीडियो है। फिर DBMS पर रिलेटेड वीडियो आया था, प्रीवियस ईयर है, 9 वो वीडियो प्रीवियस ईयर का है। वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है 4 वीडियो अपलोडेड है, C++ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। ठीक है, और जैसे मैथ पे है और कोडिंग, ये सब चीज है। तो आप थोड़ा प्लेलिस्ट भी देखें कि कौन कौन सा जो है यहाँ पर पढ़ाए गए हैं, हम मतलब कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाए हैं वो सब देखिए। फिर और भी वीडियो दिन पर दिन अपलोड होगा। चलिए तो हम आज के डिस्कशन को स्टार्ट। एल्गोरिथम का जो ये आज का वीडियो है, इसके अंदर कितने क्वेश्चन और किस किस कहाँ से पूछा गया है वो चीज को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए TRE1 में कुल 13 क्वेश्चन जो है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम DSA से पूछा गया है। TRE2 के अंदर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। TRE3 के अंदर 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं और STT 2023 के अंदर 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और STT 24 के अंदर कुल 22 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो है ना 69 क्वेश्चन इसमें मिलने वाला है। तो भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, कैसे क्वेश्चन का पैटर्न है जो पूछा गया है, और उससे रिलेटेड भी पहले हम ये प्रीवियस सेट को अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसके बेस पर भी ढेर सारा प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है और ये TRE1 के अंदर पूछा गया है, साइड में आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एडवांटेज ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें डेटा स्ट्रक्चर का, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर ही आज सीखने वाले हैं हम लोग, तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग जानते हैं 2 तरह का डेटा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग को क्या क्या होता है, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सब जो है ना ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट है। और नॉन लीनियर के अंदर हम लोग आते हैं तो ट्री, ग्राफ, ये दोनों जो है ना नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहां पर एरे की बात आई है तो हम एरे के बारे में आप थोड़ा समझते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम एरे। एरे जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ये जान लीजिए। एरे के अंदर जो डेटा होता है ये ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है एरे। माने एरे के अंदर जितने भी डेटा होंगे वो सब सिमिलर टाइप का होगा। ठीक है, और एरे जो होंगे उसका जो साइज होता है, एरे का जो जिस साइज का हम बनाएंगे, एरे का जो भी साइज बनाएंगे वो साइज वो तो फिक्स्ड होता है। इसका साइज जो फिक्स होता है, एक बार बना दिए तो रन टाइम उसके साइज को हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये थोड़ा चेंज भी होता है। जैसे आप चले जाएंगे जावा के अंदर एरे, तो फिर वहां पर चेंज होता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बनता है। जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं बनते तो वहां पर उसका साइज एक बार बना दिए फिक्स होगा। अब एरे को हम लोग जो डिक्लेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं एरे को, वो समझ लीजिए। सबसे पहले अगर सिंटेक्स की बारे में बात करें एरे का, तो डेटा टाइप, फिर हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप वेरिएबल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग साइज दे देते हैं। तो इस तरह से एरे बन जाता है C और C++ के अंदर। जैसे एग्जांपल देखिए, INT एक डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप का एक X नाम का एरे ना बनाए हैं और 5 साइज का बना दिए हैं, तो ये एक क्या होगा, एरे बना है। ठीक है,
एरे के जितने भी डेटा होता है वो इंडेक्स से अरेंज होता है, इंडेक्स से अरेंज होता है, याद रखिएगा, इंडेक्स से अरेंज होता है। इंडेक्स अरेंज का मतलब ये हो गया कि उसका डेटा एक दूसरे से सेपरेट होता है इंडेक्स के थ्रू, और इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से और लेंथ -1 तक जाता है। जितना भी एरे का साइज होगा, जितना भी लेंथ होगा, उससे एक कम तक साइज जो है एरे जाता है, ये चीज है। आगे बात करते हैं। अब जैसे यहां पर 5 साइज का एरे बनाए हैं तो क्या होगा, इंटरनली ये जाएगा 5 गो बॉक्स बनाएगा ऐसे, 0 1 2 3 और 4 इंडेक्स तक जाएगा, क्योंकि 5 साइज है तो लेंथ -1 तक जाएगा, मतलब 4 तक गया। अब ये x नाम का एक एरे बनाया, इस तरह से ये है। और एरे जो होता है ना, एक बात और जान लीजिए, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है एरे, ये सब आप लिखते चलिएगा। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता कहने का ये सेंस हुआ कि एरे का अगर फर्स्ट इंडेक्स, आपका फर्स्ट एलिमेंट अगर 101 एड्रेस पर बना दिया, तो अगला 102 पर बनाएगा, उसके अगला 103 एड्रेस पर बनाएगा, 104 103 और 104। ये क्या लिखे, ये एड्रेस है। अभी जो हम लिखे हैं ये एड्रेस है, एड्रेस है, मतलब उससे वो अरेंज होता है, मतलब वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है। एरे जो है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब होता है एरे के अंदर जितने भी डेटा होंगे वो सेम टाइप का होगा। जैसे अगर x नाम का एक एरे बनाए हैं, वो इंटीजर टाइप का बनाए हैं, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबका टाइप जो है ना इंटीजर होगा, फ्लोट नहीं होगा, न कैरेक्टर होगा, मतलब सेम टाइप का कंप्लीट एलिमेंट होने वाला है, इसी को होमोजीनियस कहते हैं। ये बेसिक बात एरे का है, और अगर आप समझे होंगे तो फिर हम आगे क्वेश्चन को डील करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज, माने एडवांटेज माने फायदा एरे का क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। पढ़िए पहला, एलिमेंट ऑफ मिक्स डेटा टाइप कैन बी स्टोर, कहता है एरे के अंदर जो डेटा होगा मिक्स टाइप का है। मिक्स टाइप का डेटा एरे के अंदर होता है क्या, नहीं, गलत है। एरे सिमिलर टाइप का डेटा होता है, सिमिलर टाइप का, मिक्स नहीं होता है, ठीक है। अभी जस्ट बताए होमोजीनियस है। अगला पढ़िए, इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट इन एन एरे। अब स्वाभाविक है कि एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना बहुत इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि एरे के एलिमेंट को हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं फास्ट, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट भी कर रहा है, तो ये सही है, ये फायदा है एरे का। अगला पढ़िए, इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम 1, कहता है एरे का जो एलिमेंट है वो इंडेक्स उसका 1 से स्टार्ट करता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये सरासरी गलत है, क्योंकि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स है मैंने यहां बनाया है वो 0 होता है। एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ -1 तक जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे। इसका आंसर ए बी सी, और देखिए ए और सी गलत है तो मोर देन वन ऑफ द एबव नहीं है, नहीं होगा। अब बी सही निकल के आ गया है तो नॉन ऑफ द एबव भी नहीं होगा, मतलब ए बी ए सी डी सब कट गया, तो आंसर क्या बच गया, एक बचा बी, और यही इस क्वेश्चन का सटीक जवाब निकल के आया। तो उम्मीद करते हैं आप एरे का एक्सप्लेनेशन के साथ इस क्वेश्चन को समझे होंगे। आगे बढ़िए, ठीक है। किसी तरह की भी डाउट रहता है आप कमेंट करके बताइए, हम इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि हम जो भी जानकारी मेरे पास है हम उसमें बेस्ट करना चाहते हैं। अगर कुछ कमी रह जाती है अभी भी तो आप कमेंट करके बताइए, फिर उसको हम अगले वीडियो से सुधार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन, अभी जितने क्वेश्चन है सब आप जान चुके हैं कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है आफ्टर परफॉर्मिंग फ्लोइंग सेट ऑफ ऑपरेशंस व्हाट डज द फाइनल लिस्ट लुक कंटेन। अब देखिए यहां पर ये कुछ बता रहा है, इंसर्ट 10, इंसर्ट फ्रंट, ये इंसर्ट रियर, ये कुछ है। तो आपको 2 अक्षर देखने को यहां मिला है, एक रियर देखे और एक फ्रंट देखे, माने फ्रंट और रियर देखे। ये दोनों चीज दिखेगा तो ये कहां, ये दोनों जो होता है ना रियर और फ्रंट, एक पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल इसको बोलते हैं। और ये हमको देखने को मिलता है, दोनों देखने को मिलता है हम लोग को क्यू के अंदर। क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर रियर और फ्रंट नाम का 2 पॉइंटर वेरिएबल देखने को मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा अभी क्यू क्या है, ये आप क्यू के बारे में थोड़ा सा अगर आप जानिएगा तो
समझिए पहले, ये होता है फीफो टेक्निक पर काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा, ये फीफो की कंसेप्ट है। फीफो फीफो यही होता है। और क्यू जो है फीफो टेक्निक पर काम करता है। इसमें क्यू के अंदर होता क्या है, फ्रंट से डेटा जो है ना डिलीट होता है। फ्रंट से डेटा डिलीट होने का मतलब पॉप होना, डिलीट होने का सेंस पॉप होना। और रियर से डेटा जो होता है इंसर्ट होता है। इंसर्ट होने का मतलब ऐड होना, नहीं इंसर्ट का मतलब पुश होना, ऐड भी कह सकते हैं। माने पुश की ऑपरेशन जो है रियर से होगी और पॉप से जो है वो डिलीशन की काम होगा। अगर हम बात करें एरे क्यू क्यू के बारे में बात करें, तो क्यू जो है ना, आपको तीन तरह का क्यू जैसे हम लोग को देखने को मिलता है, सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू और डी क्यू। अब यहां पर बात करें सिंपल क्यू के अंदर क्या होता है, एक ऐसे एरे टाइप का हम क्यू बना रहे हैं, एरे के मेथोडोलॉजी यूज करके 0 1 2 3 और 4 है। अगर यहां पर हम एलिमेंट दे दिए 5 6 7 दे दिए, तो ये फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करेगा फ्रंट, फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करेगा फ्रंट, और से अंत वाला जो एलिमेंट होगा उसको डिनोट करेगा रियर। अब अगली बार जब भी इंसर्ट की काम होगी, इंसर्ट की जो काम होगी वो किससे होगा, रियर से होगा। मतलब पुश पुश जो ऑपरेशन है ये परफॉर्म होगा रियर से, और पॉप ऑपरेशन मतलब डिलीट करने वाला बात जो होगी, ये जो डिलीट ऑपरेशन होगी, पॉप ऑपरेशन होगी, वो फ्रंट से होगी। ठीक है, ये क्यों, चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, आफ्टर परफॉर्मिंग फॉलोइंग ए सेट ऑफ ऑपरेशन व्हाट डज द फाइनल लिस्ट लुक कंटेन, इंसर्ट फ्रंट 10, इंसर्ट फ्रंट 20, इंसर्ट रियर 30। आप देखिए, अभी आप समझ गए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप यहां जान लीजिए कि फ्रंट रियर तो आप जान गए कि क्यू से है। तो यहां पर जो क्या दिख रहा है कि इंसर्ट फ्रंट से भी कर रहे हैं, फ्रंट से भी कर रहे हैं, रियर से भी कर रहे हैं, और डिलीट भी फ्रंट से कर रहे हैं, माने ये सब काम हो रहा है। तो ऐसे ऑपरेशन को वो डी क्यू कहलाता है। माने अगर हम डी क्यू के बारे में बात करें, डी क्यू माने डबल इंडेड क्यू होता है। ये एक ऐसा क्यू है जिसको जिसमें बोथ इंड से, जैसे मान लीजिए 5 6 7 लिख दिए, तो इस इंड से, इस इंड यहां से जो है फ्रंट भी होगा, इसके अंदर रियर भी होगा। ठीक है, और यहां पर भी रियर होगा और फ्रंट भी होगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इंड से इंसर्शन होगा। क्योंकि सिंपल क्यू में आप समझ चुके हैं कि सिर्फ रियर से इंसर्ट होता है, पुश ऑपरेशन होता है, फ्रंट से डिलीट होता है। लेकिन डीक्यू के अंदर ये दोनों तरह से इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ये चीज है। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि दोनों तरफ से काम हो रहा है, तो ये डीक्यू है। ये एग्जांपल जो है डीक्यू क्वेश्चन जो डीक्यू का है, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं एरे टाइप का, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करके 5 तक डाल दिए। ये क्यू है, चलिए क्यू नाम का क्या कर रहा है, इंसर्ट फ्रंट 10। फ्रंट का होता है स्टार्टिंग में होता है, यहां पर फ्रंट होगा बाय डिफॉल्ट, फ्रंट और रियर -1 होगा। तो चलिए साइड में इसको भी लिख देते हैं, रियर और फ्रंट दोनों बाय डिफॉल्ट क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, चलिए मिटा इसको। अब क्या है, इंसर्ट फ्रंट 10 फ्रंट से इंसर्ट कर रहे हैं, यहां जैसे इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, रियर और फ्रंट दोनों बढ़ जाएगा, मतलब दोनों एक एक माइनस से बढ़ के 0 हो जाएगा, माने एक बढ़ जाएगा। ठीक है, इंसर्ट फ्रंट 20, अब 20 को इंसर्ट करें तो क्या होगा पता है, ये 10 उठ के चला जाएगा इसके अंदर और यहां 20 आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो होगा क्या, ये 10 जो है ये चला जाएगा यहां, ये 10 यहां आ जाएगा और 20 यहां इंसर्ट हो जाएगा। मतलब अब फ्रंट रहेगा एज इट इज और रियर चेंज हो जाएगा, मतलब रियर यहां चला जाएगा और फ्रंट जो है यहां रहेगा। फ्रंट स्टार्टिंग वाला ही पोजीशन को डिनोट करता है, तो यही रहेगा। आगे बढ़िए, आप कहता है इंसर्ट रियर 30, तो इंसर्ट रियर से इंसर्ट करना है, मतलब इस ओर से इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इस ओर से करेंगे तो यहाँ पर 30 इंसर्ट होगा और रियर अब चला जाएगा यहाँ पर, माने रियर जो अभी तक रिप्रेजेंट कर रहा था ये 10 को, अब वो वहां चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, ये तीनों लाइन क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है डिलीट फ्रंट, फ्रंट से डिलीट करना है। एक बार डिलीट फ्रंट चला रहे हैं, तो फ्रंट से डिलीट करेंगे तो क्या होगा, ये 20 हट जाएगा, रिमूव कर जाएगा और फ्रंट उठ के यहां चला जाएगा, फ्रंट इसको रिप्रेजेंट कर लेगा। ठीक है, एक्चुअल में शिफ्टिंग होगा, 10 इधर आ जाएगा, 30 इधर आएगा, तो लेकिन अभी फिलहाल इसे छोड़ करते हैं। तो फ्रंट रिप्रेजेंट करेगा 10 को। आगे बढ़िए, इस लाइन भी कंप्लीट है। अगला क्या है, इंसर्ट रियर 40,
अब रियर को इंसर्ट कर रहे हैं तो रियर में इंसर्ट होगा 40, तो रियर अब यहां चला जाएगा, बोले रियर अब यहां से हट जाएगा, मिटा देते, रुक जाइए। ठीक है, रियर अब वहां चला गया, आगे बढ़िए। अगला ई लाइन क्लियर हो गया। अगला क्या है, इंसर्ट रियर 10। अब रियर में 10 इंसर्ट करना है, चलिए 10 रियर में इंसर्ट हो गया। अब रियर में जैसे ही 10 इंसर्ट हो गया तो रियर अब इसको डिनोट नहीं करके रियर अब आगे बढ़ जाएगा, माने रियर अब इसको डिनोट कर लेगा, ये हो जाएगा रियर। ये लाइन क्लियर हो गया। अगला कहता है डिलीट रियर। ये लाइन देखिए क्या कहता है, डिलीट रियर, रियर को डिलीट करना है। रियर डिलीट करेंगे तो 10 डिलीट हो जाएगा, और 10 डिलीट होगा तो रियर अब यहां चलाएगा, आगे बढ़िए। अब कहता है इंसर्ट रियर 15, माने रियर पर 15 इंसर्ट करना है, तो फिर क्या होगा, रियर पर 15 इंसर्ट करना है, तो अब यहां पर ये होने वाला है कि यहां पर 40 के आगे 15 आ जाएगा, और रियर जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहां पे चलिए। अगला क्या है, डिस्प्ले। अंतिम जो है डिस्प्ले, माने क्यू को डिस्प्ले करेंगे, तो क्यू को डिस्प्ले करेंगे तो क्यू के अंदर जितने एलिमेंट बचे होंगे वो आउटपुट आ जाएगा, तो मतलब 10, 30, 40 और 15, माने 10, 30, 40, 15 यही आउटपुट आएगा। 10, 30, 40, 15 गलत है, 10, 30, 40, 15 नहीं, आंसर हो जाएगा 10, 30, 40, 15, ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे हम इंसर्ट कर रहे थे, पुश और पॉप की ऑपरेशन कैसे करके फिर आउटपुट निकाल लिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। A linear data structure in which insertion and deletion operation can be performed both end, देखिए अभी जस्ट बताए थे बोथ इन से इंसर्शन डिलीशन होगा। अब इसकी चर्चा पिछले क्वेश्चन में किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। अब यहां पर इस बोथ इन का मतलब क्या हो गया कि ये फ्रंट है और यहां पर मान लीजिए 5 और 6 एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा रियर। हम क्या करेंगे, रियर से पुश ऑपरेशन और रियर से पॉप ऑपरेशन दोनों होगा, और इंसर्ट मतलब ये फ्रंट से पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन दोनों होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी क्यू बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी में है, और यही इस क्वेश्चन का जवाब निकल के आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू। मैंने क्यू को जब डिलीट करेंगे उससे पहले हमको किस चीज की चेक करना पड़ता है। ठीक है, क्या चेक करना पड़ता है वो पूछ रहा है। आप एक बात जान लीजिए, क्यू जो है जब इसको डिलीट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, दो कंडीशन चेक करते हैं। डिलीट करने जा रहे हैं तो हम लोग चेक करते हैं अंडर फ्लो की सिचुएशन। ठीक है, अंडर फ्लो चेक करते हैं। अंडर फ्लो क्या होता है, जब कोई क्यू खाली है पूरी तरह से तो फिर डिलीट होगा क्या, नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये क्या कहते हैं, ये क्यू है 0, 1, 2, 3, 4, ये क्यू है। ठीक है, ये क्यू है, इसके अंदर देखिए अभी एक भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो फ्रंट और रियर जो है, फ्रंट और रियर में क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये एक भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या हम वहां पर डिलीट करने जाएंगे तो क्या डिलीट होगा, क्या नहीं होगा। नहीं होगा का मतलब हो गया कि हमको जब डिलीट करने जाएंगे, मैंने पॉप ऑपरेशन चलाएंगे जब, तो हमको उसके पहले हमको चेक करना पड़ेगा अंडर फ्लो की सिचुएशन, कंडीशन चेक करना पड़ेगा अंडर फ्लो। मैंने चेक करेंगे क्या इफ फ्रंट इजकल टू रियर इजकल टू -1, मतलब क्या ये इसको कंपेयर करना है। अगर ये सही है तो इसका मतलब क्या है, वहां अंडर फ्लो हो रहा है, वहां पर डिलीट नहीं होगा, एलिमेंट डिलीट नहीं होगा, ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर फ्लो, मैंने अंडर फ्लो चेक करेंगे। अब इसी में थोड़ा सा और आ गया ये कि अगर हम, एक होता है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कब होता है, अगर एलिमेंट जो है पूरी तरह से भरा हुआ है, जैसे मान लीजिए यही क्यू है, ओवरफ्लो को समझा रहे हैं, यही क्यू है, इसे एलिमेंट भर दिए, पूरा फिल है। आप मान लीजिए इस 5 को रिप्रेजेंट करेगा फ्रंट और 9 को रिप्रेजेंट करेगा रियर। अब जो है रियर और फ्रंट जो है, मैंने रियर 0th इंडेक्स को डिनोट कर रहा है, और रियर जो है मैंने फ्रंट 0th के को इंडेक्स कर रहा है, और रियर जो है मैक्स -1, मैंने जो एरे का साइज है उसके एक घट माइनस करके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे देख रहे हैं, इस एरे के अंदर माने ये क्यू के अंदर जो है एलिमेंट पूरी तरह से फुल है, तो ये ओवरफ्लो की सिचुएशन होगी। तो जब इसके बाद हम जो पुश ऑपरेशन करने चलेंगे तो क्या होगा,
वहां पर पहले चेक करेंगे, जब पुश ऑपरेशन करने जाएंगे, एलिमेंट ऐड करने जाएंगे, तो हम लोग जो नेसेसरी जो कंडीशन चेक करना पड़ेगा ओवरफ्लो की, ठीक है। ये ओवरफ्लो और अंडरफ्लो मैंने बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अंडरफ्लो जब डिलीट करने जाएंगे, ओवरफ्लो जब हम पुश करने जाएंगे, इंसर्ट करने जाएंगे, ऐड करने जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। Which one of the following is not the type of क्यू? आप कहता है इसमें से कौन सा क्यू का टाइप नहीं है। आप जानते हैं लिनियर क्यू होता है जिसको सिंपल क्यू बोलते हैं, सर्कुलर क्यू भी होता है, डी क्यू भी होता है, डबल इंडेड क्यू, माने ये तीनों क्यू है, ठीक है। तीनों क्यू है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पूछा है, क्यू नहीं है सो पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, आप लगा लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर लिनियर क्यू का मतलब होता है वैसा क्यू जिसके अंदर एलिमेंट जो होते हैं वो रियर फ्रंट के इंड से इंसर्ट होगा और रियर इंड से जो है वो डिलीट नहीं सॉरी रियर के इंड से पुश ऑपरेशन होगा, माने इंसर्ट होगा, और फ्रंट के इंड से पॉप ऑपरेशन होगा, मतलब डिलीट होगा। ये चीज अगर ऐसे हो रहे हैं तो वहां पर आपको लिनियर क्यू कहलाते हैं। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, एक होता है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू क्या होता है, इस तरह से क्यू, एक क्यू देखने को मिलता है जिसके अंदर जो अंत वाले, जैसे यहां पर मान लीजिए 0 1 2 3, अब ये 3 जो है, ये 3 क्या है, अंत वाला एलिमेंट है। 5 6 7 8, तो यहां पर हम इसको 5 को रिप्रेजेंट करेगा फ्रंट, जिससे डिलीट हो रहा है होगा, और 8 को रिप्रेजेंट करेगा रियर, अंत वाला एलिमेंट है। मतलब सर्कुलर क्यू में होता क्या है कि अंत वाले जो मतलब एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये चीज होता है तो वो सर्कुलर क्यू कहलाते हैं। और डबल इंडेड क्यू, डी क्यू जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, ये क्या होता है, ये जो है ना एक ऐसा क्यू जिसके अंदर दोनों तरफ से इंसर्शन और डिलीशन की काम होती है। मतलब अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रंट, और इस लास्ट एलिमेंट है मान लीजिए यहाँ पर 5 6 7 8 9 और 0, ये इतने एलिमेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा, फ्रंट की एंड से हम दोनों ऑपरेशन करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, पॉप ही सिर्फ पॉप कर रहे थे फ्रंट से, लेकिन फ्रंट से जो है ना पुश भी होगा, फ्रंट से पुश भी हो रहा है। और रियर से अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे, रियर से पुश कर रहे थे, लेकिन रियर से अब पॉप भी होगा। जब दोनों इंड से दोनों ऑपरेशन होगा पुश और पॉप का, तो वो डबल इंडेड क्यू कहलाता है, डी क्यू कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो आप मोटा मोटी समझ गए होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें पूछा गया था कौन सा क्यू नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये क्या कहता है, व्हाट इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग कोरस्पॉन्डिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। देखिए, अब यहां पर हम तो पूरे बातों को निपटाते हैं, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इनफिक्स, इनफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है, हम सब समझा देते हैं, और एक पोस्टफिक्स होता है, पोस्टफिक्स होता है। ये क्या है, जैसे कोई एलिमेंट मान लीजिए a प्लस बी एक एक्सप्रेशन लिखे हैं, तो ये कहलाएंगे इनफिक्स, माने सीधा सीधा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में जब एक्सप्रेशन बनाएंगे तो वो कहलाएगा इनफिक्स। जब इसी को हम लोग क्या करेंगे, प्लस ऑपरेटर को पहले लिखेंगे, ऑपरेंड के पहले, तो वो प्रीफिक्स कहलाएंगे। जब ऐसे हम लिख देंगे इसको तो ये प्रीफिक्स हो गए, माने ऑपरेंड पहले आ गए। अब पोस्टफिक्स क्या हो गया, जब यही ऑपरेंड जो है ना ए और बी के बाद चले गए, तो ये हो गया पोस्टफिक्स। उम्मीद करते हैं एक छोटे से एग्जांपल इनफिक्स लिए, एक छोटा सा एग्जांपल, और उसका हम प्रीफिक्स निकाले और उसका हम पोस्टफिक्स निकाले, ये समझ गए होंगे। फिर इस क्वेश्चन पर आएंगे, हम एक्सप्रेशन समझ गए, तो अब यहां समझिएगा इस क्वेश्चन को। आप देखिए, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू ई, ये दिया हुआ है। ये क्या है, ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, और इसका हमको बनाना है पोस्टफिक्स, इसका हमको बनाना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, ये लाना है। माने इसका पोस्टफिक्स क्या होगा ये बताने का कारण, देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस को पहले ध्यान रखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि प्लस और इनटू में इनटू का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है प्लस के अपेक्षा, तो हम सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो लिखेंगे ए प्लस
और यहाँ पर बी सी इंटू कर देंगे, ब्रैकेट डाल दिए इसको अलग से, और इधर क्या करेंगे डी ई और इंटू कर देंगे, ये करेंगे पहले, ठीक है। अब आइए, अब हम बात करते हैं उसके बाद प्लस प्रेसिडेंस का करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ ए और ये स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट ये है, और फिर इसके साथ इधर करेंगे। तो पहले लेफ्ट से ही करिए, तो ए बी सी इंटू, और ये प्लस उसके बाद चला जाएगा, मतलब ये दोनों का भी काम किए। फिर इधर आइए, इधर आएंगे तो डी ई इंटू प्लस उसके बाद चला जाएगा, ये प्लस उठ के बाद में चला जाएगा, और ये वाला जो प्लस उठ के यहां चला गया। तो इस तरह से ये आंसर रहने वाला है, ठीक है। ए बी सी इंटू प्लस डीई इंटू प्लस, ये निकल के आया जो ऑप्शन नंबर ए में है। ये क्या निकला पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन निकला, इस क्वेश्चन का पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन निकला। क्लियर? तो चलिए इसका हम थोड़ा सा देखते हैं, पोस्ट प्रीफिक्स भी निकाल के देखते हैं। यहां पर क्या है, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या है ए प्लस बी इंटू प्लस नहीं इंटू सी है ये, प्लस डी इंटू ई, ऐसे दिया हो। अब इसका हम क्या निकालने जा रहे हैं, इनफिक्स प्रीफिक्स निकालना है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन में तो पोस्टफिक्स पूछा था, जो आंसर तो ये आया था, लेकिन हम प्रीफिक्स निकालने जा रहे हैं, देखिएगा। तो प्रीफिक्स निकालने में फिर वही उसी तरह चलेंगे, जिसका प्रेसिडेंस ज्यादा उसका काम पहले करेंगे। तो यहां पर आएंगे, पहले हम क्या करेंगे इसमें, ए प्लस इंटू बी सी प्लस इंटू डीई, मतलब ये ठीक है, ऑपरेटर पहले ले आए। उसके बाद देखिए, अब इसको और इसको थोड़ा देखिएगा, तो ये प्लस जो है पहले आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा ए इंटू, इसको खोल देते हैं ब्रैकेट, बी सी हो जाएगा। अब देखिए, अब इस प्लस को देखेंगे तो माने ये इस, आप चलिए इधर आने दीजिए इसको, प्लस इंटू डीई, यहां तक क्लियर है। इसको एक ब्रैकेट बंद कर दीजिए, क्योंकि इसको सॉल्व किया, ये नहीं सॉल्व हुआ, आप इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा, तो प्लस प्लस 2 हो जाएगा, ए इंटू बी सी इंटू डीई, ये जो निकल के आया इसी एक्सप्रेशन का प्रीफिक्स निकल के आया। उम्मीद करते हैं आप दोनों इस इनफिक्स का पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स दोनों समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए क्वेश्चन कुल बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर आप अंत तक बने रहिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ सर्कुलर क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरे हैविंग, सर्कुलर क्यू है तो चलिए पहले बना लेते हैं, एक सर्कुलर क्यू बना लेते हैं, ठीक है। चलिए बन गया। अब ये एरे टाइप का है, तो इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट करके लेंथ -1 तक हम लोग कर देते हैं, ठीक है, 6 और 7, माने इसका जो मैक्सिमम साइज होगा वो होगा 8। मैक्सिमम साइज 8 साइज का है, आप गिन के देखिए, 8 को बॉक्स आपको दिख रहा होगा, 8 को बॉक्स है, 7 तक गया है। यहां क्या कहता है, इफ सर्कुलर क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरे हैविंग साइज मैक्स साइज, ठीक है, मैक्स साइज यहां पर क्या है 8 है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, इन व्हिच एरे इंडेक्स स्टार्ट टू 0, अब एरे है तो हमको पता है एरे का इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होता है। फ्रंट पॉइंट टू दी फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू, फ्रंट जो है ये फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसको पॉइंट करेगा। मान लीजिए इसके अंदर एलिमेंट भर देते 5 6 7 और 9, तो ये इसको फ्रंट रिप्रेजेंट करता है, और उसे भी कर, ठीक है, ये बोल रहा है, क्लियर कर दिया यहाँ पर कि फ्रंट पॉइंट करता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू एंड रियर पॉइंट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू। अच्छा, तो रियर किसको डिनोट करेगा, 9 को कर रहा है। तो कहता है which one of the following condition is used to specify the circular queue is empty। अच्छा देखिए, सर्कुलर क्यू जो है ना वो इम्प्टी है, वो कैसे पता चलेगा, अभी तो आपको पता है कि माने एक पहले कैसे पता चलेगा वो समझिए। माने वो कह रहा है कि इम्प्टी क्या ये यूज टू स्पेसिफाई द सर्कुलर क्यू इज इम्प्टी, मतलब बताने के लिए कह रहा है कि किस कंडीशन में पता चलेगा सर्कुलर क्यू इम्प्टी है। आप देखिएगा पहले यहाँ पर, अभी तो आपको दिख रहा है कि सर्कुलर क्यू इम्प्टी नहीं, क्यों, क्योंकि रियर का वैल्यू मैक्स -1 तक नहीं गया हुआ है। मैक्स -1 तक का मतलब हो गया 7 तक नहीं गया, तो वो मतलब कहने का मतलब वो खाली मतलब नहीं है, अभी स्वाभाविक है खाली नहीं है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला है इसके अंदर, फॉर्मूला इसमें देखिए अंडर फ्लो, ये
एक फॉर्मूला है, पहले समझ लीजिए इसको पहले ठीक से, ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अंडरफ्लो और ओवरफ्लो की सिचुएशन समझ लीजिए। ओवरफ्लो का मतलब होता है फुल होना, क्यू जो है ये पूरी तरह से फुल है, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगा। फ्रंट का वैल्यू -1 और रियर का भी -1 हो जाएगा। जैसे अभी स्टैक बनाए थे, अभी तक अभी जो क्यू बनाए थे, सॉरी क्यू बनाए थे 0 1 2 3 4 और 5 6 7, ठीक है, 7 कर दिए। तो अब इसमें अगर एलिमेंट अभी एक भी नहीं है, मतलब एलिमेंट इसके अंदर एलिमेंट है कि नहीं है, सॉरी ये फुल नहीं होगा, इम्प्टी, गलत हो गया, ये इम्प्टी इम्प्टी चेक कर रहे हैं फिलहाल अभी। मैंने अंडरफ्लो का मतलब इम्प्टी चेक होना, अभी बताए थे स्टैक में, वही चीज यहां भी है। तो इम्प्टी कब होगा, जब फ्रंट और रियर का वैल्यू -1 होगा। तो अभी देखिए इसके अंदर एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, जो रियर और फ्रंट है दोनों में -1 होगा वैल्यू। अभी उसमें वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि अगर जैसे एलिमेंट आएंगे तो वो इंडेक्स चेंज हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, इम्प्टी होगा। अगर क्या हो, अगर वो -1 है, अगर रियर भी -1 है, तो अंडरफ्लो होगा, मतलब वो इम्प्टी होगा। क्लियर। तो इसके अंदर वही पूछा कि सर्कुलर कोई इम्प्टी है, तो उसके लिए बता दीजिए कि फ्रंट और रियर का वैल्यू -1 है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे पढ़िए। ओवरफ्लो की सिचुएशन कब आती है, जैसे मान लो स्टैक कहेंगे पूरी तरह से भरा हुआ है, स्टैक पूरी तरह से भरा हुआ है, तो कैसे बता देते, एक आप कह सकते हैं क्या कि स्टैक में जो रियर है वो मैक्स -1 के बराबर है, तो मैक्स -1 के बराबर तो फुल है, आप कह सकते हैं। लेकिन देखिए एक कंडीशन आएगा, 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 3 और ये 4 दे दिए। अब यहां पर आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ये स्टैक जो है ना पूरी तरह से फुल है, लेकिन देखिए फुल तो दिख रहा है, फुल है, ये एक्चुअल में फुल है, क्योंकि यहां पर इस 7 को रिप्रेजेंट करेगा, 7 इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा रियर, अब 5 को करेगा फ्रंट। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ी। अब ये यहां पर इस केस में ये सर्कुलर क्यू क्या है, ये पूरी तरह से फुल है। लेकिन देखिएगा अब हम क्या करते हैं, अब हम करते क्या है, ये फ्रंट से एक एलिमेंट डिलीट कर देते, क्योंकि फ्रंट से ही डिलीट तो करना है, फ्रंट से ही एलिमेंट डिलीट होता है ना इसके अंदर, तो डिलीट हो गया, तो स्वाभाविक है कि फ्रंट कहां चलाया, यहां चलाया। लेकिन देखिएगा रियर जहां है वहीं हो गया, फ्रंट से डिलीट हो रहा है, रियर से इंसर्ट होता है, तो रियर से इंसर्ट नहीं कर रहे, तो रियर अभी 7th पोजीशन पर है, मैंने 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 6 को कर रहा है। अब देखिए रियर को हम चेंज नहीं किए, रियर तो 7 का 7 है, मैक्स -1 है। अभी हमने क्या बोला पहले, अगर मैक्स -1 को रियर से अगर सर्कुलर क्यू में रिप्रेजेंट करेंगे तो गलती हो जाएगा। कैसे, आप देखिएगा यहां पर ये खाली है, ये खाली वैल्यू है, खाली इंडेक्स है, फिर भी यहां पर इस रियर को मैक्स -1 तक कंपेयर करेंगे तो कहेगा कि ये फुल है, लेकिन खाली है, तो फिर इसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। यहां क्या है देखिए कैसे चेक होगा, तो हम फ्रंट का वैल्यू पहले देखिए, यहां रियर में 1 जोड़ेंगे, तो रियर में अभी क्या है 7 है, इंडेक्स क्या है 7 है, तो 7 में 1 जोड़ दिए, क्या हो गया 8 हो गया। 8 में साइज से भाग दे देंगे, तो इसका इस क्यू का साइज क्या है 8 है, साइज का था, तो 8 में जब 8 से भाग दे देंगे, तो 8 में 8 से भाग दे देंगे, बताइए 8 में 8 से भाग देंगे, मॉडुलस क्या करता है रिमाइंडर देता है, ये जो सिंबल है ये रिमाइंडर देता है, तो 8 में 8 से भाग लगाइएगा तो देगा 0, रिमाइंडर 0 देगा। तो फ्रंट को 0 से कंपेयर, तो फ्रंट में अभी है क्या देखिए, फ्रंट में है 1 इंडेक्स है, हमने बोला कि फ्रंट 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, क्या ये 1 इक्वल टू 0 है, क्या नहीं है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, और नहीं किया इसका मतलब ओवरफ्लो नहीं है, इसका मतलब वो सर्कुलर क्यू अभी भी खाली है। तो आप इस पॉइंट को जरूर आप याद रखेंगे, ये वाला बात, आपको ये क्यू जो है ना भरा हुआ था, भरा हुआ था, ये क्यू जो है ये भरा हुआ था, मान लीजिए 5 6 7 8 9 10 ये भरा हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि यहां पर ये वाला फर्स्ट एलिमेंट डिलीट कर दिए, अब फ्रंट चला गया यहां और रियर चला गया यहां। आप देखिए फ्रंट यहां चल गया, फिर भी ये खाली होने के माने खाली है, फिर भी रियर को मैक्स -1 से कंपेयर करेंगे तो कहेगा कि क्यू जो है पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में भरा नहीं हुआ है। ठीक है, आप उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला जब सेटिस्फाई करेगा तो जाके वो फुल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो उम्मीद करते समझ गए होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा था इम्प्टी है, तो उसके लिए रियर और फ्रंट दोनों -1 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन बाइनरी ट्री। अब देखिए
बाइनरी ट्री के अंदर जो है ना, वो कौन सा टेक्निक इसमें इस्तेमाल नहीं होता है? रेंडमाइजेशन, ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। देखिए यहां पर अगर हम बात करें बाइनरी ट्री का, बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसके अंदर जो उसके चाइल्ड होते हैं वो एटलीस्ट नहीं, उसके चाइल्ड मैक्सिमम 2 होगा। अगर एक ऐसा ट्री, जैसे मान लीजिए एक रूट ए है, उसका बी और सी 2 चाइल्ड है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे 2 से ज्यादा नहीं, ए बी डी लिख दिए, ए का जो चाइल्ड बी सी डी बना दिए, तो ये ऐसा नहीं होगा। ऐसा जो है ना वो बाइनरी ट्री में, बाइनरी ट्री में अधिक से अधिक 2 ही चिल्ड्रन होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 2 से कम हो सकते हैं। जैसे अगर ये बात करें ये बाइनरी ट्री है, अगर हम बात करें इस तरह से, ये भी बाइनरी ट्री है, लेकिन मतलब 2 से ज्यादा चिल्ड्रन जब हो जाएंगे तो बाइनरी ट्री नहीं होगा। पहली बात समझ लीजिए, आगे बढ़िए। अब हम यहाँ पर बता बाइनरी ट्री में कौन सा मतलब प्री ऑर्डर और ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर। देखिएगा 3 तरह का ट्रेवर्सल देखने को मिलता है ट्री में। ट्रेवर्सल ऑफ ट्री, बाइनरी ट्री के अंदर 3 तरह का देखने को मिलता है। एक होता है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या है पता है आपको? प्री ऑर्डर में होता है सबसे पहले रूट लेते हैं, फिर क्या करते हैं, लेफ्ट लेते हैं और फिर राइट लेते हैं, ये प्री ऑर्डर हो गया। एक होता है पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है ये दूसरा, जिसमें क्या होता है, पहले लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है और फिर क्या होता है, रूट होता है। तो इस तरह से देखने को मिलता है पोस्ट ऑर्डर। एक होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में होता क्या है कि पहले लेफ्ट होगा, फिर रूट होगा और फिर क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरह का ट्रेवर्सल देखने को मिलता है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। सब लिखते चलिएगा। तो इसमें कहता है रेंडमाइजेशन ट्रेवर्सल नहीं होता, याद रखिएगा ये ट्रेवर्सल नहीं होता, यही आंसर होगा। प्री ऑर्डर होता है, पोस्ट ऑर्डर भी होता है और इन ऑर्डर भी होता है। चलिए इस पर एक एग्जांपल भी पता ही के चले। देखिए एक बाइनरी ट्री है ए और उसका 2 जो है चिल्ड्रन है बी और सी है, बी का भी एक चिल्ड्रन डी है और सी का एक राइट चिल्ड्रन जो है डी है। इसका 2 चिल्ड्रन मान लीजिए डी, और उल्टा मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 2 चिल्ड्रन हो गया। ये एक बाइनरी ट्री है, ये हो सकता है बाइनरी ट्री, क्योंकि देखिए ए का 2 चिल्ड्रन बी और सी है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, सही बात है। बी का एक चिल्ड्रन है, 2 से कम हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये सही है। सी का 2 चिल्ड्रन एकदम सही है। अब चलिए इसका प्री ऑर्डर निकाल के दिखाते हैं। प्री ऑर्डर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, हम आगे बताएंगे, अभी फिलहाल समझा देते कॉन्सेप्ट, आगे फटाफट बनाएंगे। प्री ऑर्डर में क्या बताए थे? प्री ऑर्डर में अगर हम बात किए थे तो पहले रूट लिए थे, रूट फिर लेफ्ट और फिर क्या था, राइट था। ये ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा प्री ऑर्डर। आइए तो सबसे पहले रूट की बात करते हैं। यहाँ पर रूट क्या है, ए है। रुकिए कलर चेंज करने दीजिए इसको। रूट सबसे पहले क्या है, ए है, लिख दिए। उसके बाद क्या लेना, लेफ्ट लेना। तो लेफ्ट में जैसे कि क्या किए गए, लेफ्ट में क्या मिला, बी मिला। तो बताइए लेफ्ट में बी मिला, तो बी क्या है, एक तरह का अपने में एक रूट ही है ना, रूट है तो पहले इस रूट को ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट में जाना। लेफ्ट में कौन है, डी है। चलिए ठीक है, तो रूट हो गया, रूट हो गया, उसका लेफ्ट भी लेफ्ट कंप्लीट हो गया, लेफ्ट पार्ट सब कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब रुकिए, बी जो रूट था, बी यहाँ जो रूट है उसका लेफ्ट में डी है, ठीक लिख दिए, लेकिन राइट, अब उसका राइट लेना, राइट में डी कुछ है, एलिमेंट है ही नहीं, छोड़ देंगे इस। तो मतलब बी जो रूट है उसका लेफ्ट और राइट कंप्लीट हो, राइट में है नहीं तो ये दोनों कंप्लीट है। अब थोड़ा सा ए के पास आइए, ए का लेफ्ट माने ए के लेफ्ट में बी और डी था, कंप्लीट हो गया। पहले ए रूट लिखे, ए जो है रूट लिखे और लेफ्ट लिख दिए बी और डी। अब राइट में चलेंगे, राइट में क्या मिला, सी। अब सी क्या है, अपने में एक रूट है, तो रूट है तो पहले उस रूट को लिखेंगे। सी है, रूट है तो पहले रूट लिखेंगे और रूट लिखने के बाद क्या होगा, रूट पहले लेफ्ट लिखेंगे इसका, तो लेफ्ट में क्या है, ई है और उसके बाद क्या है, राइट लिखेंगे, तो राइट में क्या हो गया, डी हो गया। तो इस तरह से ए बी डी, या डी नहीं, अच्छा दो जगह डी लिखा गया है, तो रुकिए ए बी सी डी ई और एफ कर देते हैं इसको, ई लास्ट वाला को एफ कर दिए, तो चलिए यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या, ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया। अब चलिए इसका निकालते हैं हम लोग पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या कॉन्सेप्ट था, तो लेफ्ट राइट और रूट, ये था लेफ्ट राइट रूट। अब देखिए सबसे पहले लेफ्ट में आइए, लेफ्ट में आइएगा तो बढ़िया समझिएगा आप। ठीक है, इसको भी हम तो ठीक कर ले, करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, दो सेम कैसे हो सकता है, आइए
अब इसका क्या निकालते हैं हम लोग, प्री पोस्ट ऑर्डर निकालते हैं। निकालिए, पोस्ट ऑर्डर में क्या, लेफ्ट लेफ्ट है, तो चलिए ए रूट है तो रूट नहीं लेंगे, पहले लेफ्ट लिखेंगे। तो इसका लेफ्ट में क्या है, बी। बी क्या है, लेफ्ट में है, लेकिन बी भी एक रूट है, तो इसलिए उसको नहीं लेंगे, पहले लेफ्ट आएंगे। लेफ्ट में क्या मिला, डी मिला, लिख दिए डी। फिर क्या लेना है, राइट। राइट बी, बताइए मतलब बी जो है रूट है, उसका लेफ्ट में डी है, उसके लेफ्ट में आप कोई नहीं है, लेकिन डी है लेफ्ट में। अब राइट जाना, राइट में बी के राइट में कोई है ही नहीं, बात खत्म। उसके बाद क्या है, रूट लेना, रूट में क्या मिला, बी मिला, चलिए ठीक है। तो लेफ्ट में लिख दिए, मतलब लेफ्ट लिखे, राइट लिखे, रूट लिखे। बी के बारे में अगर करें तो बी, डी जो है लेफ्ट लिखे, राइट नहीं था, और रूट लिख दिए, कंप्लीट हो गया। आइए ऊपर, अभी इसका लेफ्ट लिख दिए तो आप राइट में आएंगे, तो रूट, अभी रूट है, ए जो है रूट है, इसलिए लेफ्ट कंप्लीट किया, राइट में आएंगे। राइट में क्या मिला, सी। तो सी मिला, तो सी क्या है, एक अपने में एक रूट है, तो रूट को पहले लिखेंगे, पहले लेफ्ट लिखेंगे उसका। तो लेफ्ट में क्या मिला, ई। ई मिला, उसके बाद क्या लेना, राइट लेना। राइट में क्या है, एफ है। एफ के बाद क्या लेना, रूट है, रूट में क्यों ना सी। और बताइए, ये पूरे लेफ्ट कंप्लीट, पूरे राइट कंप्लीट, अब क्या बचा, अब अंत में क्या बचा, रूट बचा, तो ये आंसर आ जाएगा। ये क्या निकल के आया, ये पोस्ट ऑर्डर निकल के आया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसका हम निकालते हैं ये प्री, इन ऑर्डर। अब इसका हम इन ऑर्डर यहां पर निकालते हैं। देखिए इन ऑर्डर में कॉन्सेप्ट क्या था, रूट, लेफ्ट और राइट, ये नहीं था, रूट लेफ्ट राइट, नहीं सॉरी, गलती बोल दिए, वो तो प्री ऑर्डर था, लेफ्ट रूट राइट ऐसे था। लिखिए ठीक से फिर, लेफ्ट रूट और राइट ये था। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लेफ्ट में आइए, तो ए का एक रूट है, तो उसके लेफ्ट में आएंगे। लेफ्ट में क्या है, बी। बी भी एक रूट है, पहले लेफ्ट आएंगे, तो लेफ्ट में क्या मिला, डी मिला। उसका रूट लेना है, रूट में क्या है, बी रूट है, लिख दिए। उसके बाद आएंगे, लेफ्ट लिख दिया, रूट लिखेंगे, रूट में क्या है, ए है। अब चलिए रूट लिख दिया, अब राइट आएंगे, राइट में क्या मिला, सी। सी का लेकिन पहले लेफ्ट लेंगे, सी एक रूट है, उसका लेफ्ट लेंगे। लेफ्ट में क्या है, ई मिला। ई के बाद क्या है, रूट लेना है, रूट में सी मिला, उसके बाद क्या मिला, एफ मिला अंत में। तो यही आंसर हो गया। तो ये निकल के आए इसी एक ग्राफ का, ये इन ऑर्डर, ये है पोस्ट ऑर्डर, ये है प्री ऑर्डर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं तो आप लाइक भी करिए और शेयर कीजिए दोस्तों को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। एक कोड लिखा हुआ है, मैंने एक फंक्शन दिया है फन नाम का, और वो एक इंटीजर आर्गुमेंट ले रहा है, और Q1 माने Q1 डॉट Q1 एक ऑब्जेक्ट है Q का, यहाँ पर एक Q का ऑब्जेक्ट है, डेटा स्ट्रक्चर का है, तो आप जान लीजिए कि Q का ऑब्जेक्ट है। उसे ऑफर नाम के एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ऑफर नाम का एक मेथड कॉल हो रहा है, और उसके अंदर आर्गुमेंट x ले रहा है, सेट कर रहा है जाके। तो देखिए ये मेथड क्या करेगा, अब इसमें कुछ अटपटा ऑप्शन है, तो देखिए पहले समझिए इसको, मोटा मोटा समझ लीजिए। ये ऑफर जो x है, ये क्या करेगा, ऑफर नाम का कहीं ना कहीं कहीं पर फंक्शन बना होगा, ऐसे करके void ऑफर, ठीक है, और इसके अंदर आर्गुमेंट होगा इंटीजर टाइप का, मान लीजिए y कर देंगे, और इसके अंदर क्या है कि जो x का वैल्यू है वो क्या करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, डाल देंगे x का वैल्यू को उसमें पेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, x का वैल्यू पेस्ट करेंगे, ठीक है, चलिए, माने x का वैल्यू उठ के y में चला गया, और उसका y का काम हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अब जैसे y का काम एग्जीक्यूट हो गया, यहां पर आ गया, अब ये जो फंक्शन का कॉलिंग खत्म होगा, तो इस y का वैल्यू क्या होगा, फिर डिलीट होगा, माने यहाँ पर y का वैल्यू क्या, फिर वापस डिलीट हो जाएगा, मेमोरी रिलीज कर देगा। रिलीज कर देगा तो मतलब क्या देखने को, अगर डाटा स्ट्रक्चर के हिसाब से सोचे तो पहले पुश ऑपरेशन हुआ, और फिर उसके बाद जाके हमको पॉप ऑपरेशन देखने को मिला। तो पढ़िए आंसर, कहता है परफॉर्म पुश विथ पुश कॉस्टलियर, गलत, परफॉर्म पुश विथ पॉप। अब देखिए पुश हो रहा है और विथ पॉप, पॉप के साथ पुश हो रहा है, कॉस्टलियर ऑपरेशन, यही आंसर सही है। उसका पॉप हो रहा है पुश के साथ, ये गलत, पहले पुश टॉप, पहले पॉप, पॉप मैंने डिलीट करना, अब पुश मैंने डालना। तो पहले कहता है परफॉर्म पॉप विथ पुश, गलत, मतलब पहले क्या करेंगे, पुश करेंगे विथ पॉप एज कॉस्टलियर ऑपरेशन। अब देखिए कॉस्टलियर ऑपरेशन क्यों कहता है, ये क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कि इस चीज को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि कोई भी कोड को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लग रहा है, कितना ज्यादा मैक्सिमम समय लग रहा है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता। तो यहां पर भी ये फंक्शन को जब कॉलिंग होगा तो इस तरह से काम मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए कॉस्टली ऑपरेशन है, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर सटीक जवाब निकल के आया। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के पास आ जाइए। 10 में देखिए क्या कहता है, ये अभी सब TRE 1 का क्वेश्चन चल रहा है। कहता है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब देखिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, अब बात आई है लिंक लिस्ट का, तो थोड़ा सा आप चर्चा कर लेंगे लिंक लिस्ट को बहुत अच्छे से। लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसके अंदर क्या होता है, एक नोड होता है, ठीक है। नोड देखने को मिलता है, ये नोड पर काम करता है। नोड में दो पार्ट देखने को मिलता है हम लोग को, एक इन्फो पार्ट और एक इन्फो पार्ट देखने को मिलता है, और एक नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंटर पार्ट। पॉइंटर पार्ट ये क्या है, नेक्स्ट और इन्फो क्या है? इन्फो का मतलब हो गया कि ये इस इन्फो को हम लोग डेटा पार्ट भी बोलते हैं। डेटा पार्ट मतलब इसके अंदर डेटा होता है, और इन्फो के अंदर उस नोड के अगले नोड का एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे ट्रेन का डब्बा है ना, उसी तरह का होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक दो नोड बना रहे हैं, एक तीसरा नोड भी है। अब यहाँ पर दो पार्ट के नोड देखने को मिलेंगे, तो ये क्या है, इसको पॉइंट करेगा। जैसे मान लीजिए 1001 मेमोरी लोकेशन पर ये है, 1005 मेमोरी लोकेशन पर, 1020 मेमोरी लोकेशन पर है ये। तो इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए डेटा डालते हैं, चलिए डेटा डाल दिए यहाँ 5, यहाँ डाल दिए 7, यहाँ है 9, 8 है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो इन्फो पार्ट था, ये इन्फो माने इसी डेटा पार्ट के अंदर डेटा तो आ गया, ये भी इन्फो पार्ट है, ये सब इन्फो पार्ट हो गया, और ये इन्फो पार्ट है, ठीक है। अब इसमें इन्फो पार्ट में डेटा तो है, लेकिन क्या अगला जो नेक्स्ट पार्ट है, इसको नेक्स्ट पार्ट कहते हैं, जिसको पॉइंटर पार्ट कहते हैं, वो क्या होगा, उसके अंदर 1005 जो है उसका एड्रेस होगा। इसके अंदर 1005, इसके अंदर क्या हो, 1020 होगा, 1020 होगा। अगर इसको इससे लिंक कर देंगे तो 1020 हो गया। मतलब एक नोड अपने अगले नोड का भी एड्रेस रखे, जिससे डेटा सर्चिंग करने में, डेटा मतलब एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर करने में, सर्च करने में आसानी हो जाए। तो ये लिंक लिस्ट के पार्ट है, जिसके अंदर सिंगली लिंक लिस्ट, ये जो तरीका बताएं आपको, ये सिंगली लिंक लिस्ट है। कौन सा लिंक लिस्ट बोले? सिंगली लिंक लिस्ट। लेकिन इस सिंगली लिंक लिस्ट से क्या होता है, जो अंत वाले नोड है उस पर नल होता है, नल नल होता है, मतलब नल मिला तो मतलब वो अंतिम नोड कहलाएगा। और कोई भी नोड फर्स्ट नोड कब कहलाएगा, जब एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर वेरिएबल होता है, जिसके अंदर क्या कहते हैं, फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल देते हैं, तो वो स्टार्ट में जो एड्रेस होता है उससे पता लग जाता है कि वो फर्स्ट नोड है। तो इस तरह के सारे ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट का ही पार्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं डबली लिंक लिस्ट पार्ट। तब ये क्वेश्चन बनेगा, डबली लिंक लिस्ट क्या होता है? डबली लिंक लिस्ट जो होता है ना, उसके अंदर जो नोड होते हैं उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है नेक्स्ट पार्ट, बीच वाला को हम डेटा पार्ट भी, डेटा पार्ट या इन्फो पार्ट बोलते हैं, डेटा पार्ट या इन्फो पार्ट बोलते हैं इसको। और एक होता है प्रीवियस पार्ट। ये क्या होता है, इसमें इस इन्फो और डेटा पार्ट में डेटा होता है, ठीक है, डेटा होता है। और इन्फो नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, अपने अगले नोड का एड्रेस रखता है। ये अपने होल्ड कर, अपने अगले नोड का एड्रेस होल्ड कर रखता है, माने अगले नोड का ये एड्रेस रखेगा, और ये प्रीवियस नोड का भी एड्रेस रखेगा, दोनों तरफ से लिंक होगा। जैसे मान लीजिए एक नोड और बना दिए इस तरह से, ये 1005 मेमोरी लोकेशन पर, 1001 मेमोरी लोकेशन पर आए। चलिए एक और नोड बना दिए यहाँ पर, और ये 1020 मेमोरी लोकेशन कर दिए, ठीक है। अब यहां पर दे दिए 7, यहां दे दिए, इस नोड की वैल्यू दे दिया 8। अब देखिए अब क्या होगा, आपको समझना पड़ेगा। देखिए देखिएगा, इसमें क्या है, 1005 जो मेमोरी लोकेशन है यहां चलाएगा, और 1001 मेमोरी लोकेशन है यहां आएगा। माने ये इस नोड को पता होगा, इस नोड को। अभी आगे देखिए, अब इसमें क्या होगा, इसके अगले नोड में 1020 आ जाएगा, 1020 आ जाएगा। इसके पिछले नोड में क्या आ जाएगा, 1005 आ जाएगा, अगर इसको इससे लिंक किए हुए तो। अब ये अगला, ये अंतिम नोड है, तो इसके लास्ट इंडेक्स पर नल आ जाएगा, यहाँ पर नल आ गया, और इसके फर्स्ट प्रीवियस पर आ जाएगा नल। तो ये पता चल जाएगा फर्स्ट नोड है, ये अंतिम नोड है। चलिए देखिए, अगर हम बीच वाले नोड के बारे में पता कर ले, तो ये पता इसको क्या चलेगा, ये नोड है, ये पता रहेगा कि इसका पिछला नोड ये है, क्योंकि 1001 मेमोरी लोकेशन है। इसको क्या पता लगेगा कि माने 1005 को ये पता लगेगा, इस नोड को पता रहेगा कि हमारा अगला नोड जो 1020 है, हमारा पिछला नोड 1001 है। तो इसको दोनों नोड की जानकारी होता है, ठीक है। तो इस तरह का होता है डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। और एक होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। उसमें क्या होता है, जो अंत वाला नोड होता है ना, उसमें फर्स्ट वाला नोड का एड्रेस होता है। जैसे वो देख लीजिए, मतलब उसके अंदर फर्स्ट वाला नोड का एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें सर्कुलर लिंक लिस्ट का, तो इस तरह से देखिए, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, और इसमें अंत वाला को फर्स्ट वाले को डिनोट कर, जैसे मान लीजिए 1001 मेमोरी लोकेशन,
2 मेमोरी लोकेशन, 1003 मेमोरी लोकेशन, यहाँ पर 1002 हो जाएगा, यहाँ पर 1003 हो जाएगा और इस जगह 1001 हो जाएगा। 1001 आने का मतलब इसको जान गया कि मेरा अगला नोड ये है और ये इस तरह सर्कल के फॉर्म में हो गया, तो सर्कुलर नोड लिंक लिस्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं अभी तक तीनों लिंक लिस्ट आप समझ गए होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। आप पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है कि डबल लिंक लिस्ट के बारे में कौन सा बात जो है सत्य नहीं है, गलत है, वो बता दीजिए। पहला ऑप्शन पढ़िए, बी कैन ट्रेवर्स इन द बोथ डायरेक्शन। देखिए ये तो सही है ना, है माने डबल लिंक लिस्ट से अगला और पिछला दोनों तरफ का ट्रेवर्सल हो सकते हैं। इट रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस, क्या इसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ती है? ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब ये मतलब सॉरी, ऐसा कोई बात नहीं, मतलब ये सही है कि एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर एक नोड है तो इस नोड में दोनों तरफ एड्रेस रखता है। यहाँ भी एड्रेस पार्ट है ये, और ई भी एड्रेस पार्ट है, प्रीवियस एड्रेस पार्ट है, और ये नेक्स्ट एड्रेस पार्ट है, डेटा पार्ट है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो प्रीवियस बढ़ गया, इसका मतलब एक्स्ट्रा स्पेस लेगा, ऐसा ही है। अगला पढ़िए, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डबल लिंक लिस्ट इज इजियर देन दी सिंगल लिंक। आप बताए, कहता है कि इंप्लीमेंटेशन करने के लिए डबल लिंक लिस्ट को सिंगल लिंक लिस्ट के मुकाबले ये क्या बहुत इजी है? गलत, ये यही गलती हो जाएगा। अब ये गलती इसलिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब गलती इसलिए होगा क्योंकि देखिए डबली लिंक लिस्ट में एक एक्स्ट्रा पार्ट जब बढ़ गया प्रीवियस वाला, तो ये ज्यादा मतलब ये थोड़ा सा टफ ना हो गया, क्योंकि वो आगे का भी और पीछे का दोनों का एड्रेस रख रहा है, तो ये इजी नहीं है। ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट को हैंडल करना बड़ा इजी है, डबली को थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये उल्टा बोल दिया, इसलिए आंसर सी सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री। देखिए सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, पढ़िए अच्छे से। और मैं कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया हूँ डाटा स्ट्रक्चर का, थोड़ा उसको भी देखिए जाकर चैनल पर, पहले लिस्ट में अब दिखा दिया हूँ स्टार्टिंग में ही, फिर से देखिए, मतलब प्लेलिस्ट देखिएगा, जाकर वीडियो पूरा देख लीजिए, फिर प्लेलिस्ट चेक कीजिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए, बैक टू बैक वीडियो आते रहेगा एग्जाम तक। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के बारे में कौन सा बात नहीं, गलत बोला है, मैंने सही नहीं है। पढ़िए पहला, द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेस देन दी रूट चाइल्ड। देखिए इसमें होता क्या है कि जो रूट वाला जो एलिमेंट होता है ना, जैसे रूट में देखिए 20, तो इसका लेफ्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो रूट से छोटा होगा और राइट वाला एलिमेंट रूट से बड़ा होगा। ऐसा जो स्ट्रक्चर होगा तो वो कहलाएगा बाइनरी सर्च ट्री का बात होता है। तो यहाँ पर वही बात है, द वैल्यू ऑफ लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेस देन दी रूट, ये बात सही है, ये बात एकदम फैक्ट है। अगला पढ़िए, द वैल्यू ऑफ राइट चाइल्ड शुड बी ग्रेटर देन द रूट नोड, ये भी बात सही है, राइट बड़ा होता है। द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री शुड आल्सो बी बाइनरी सर्च। आप देखिए लेफ्ट और राइट में जो ट्री सब ट्री जो बनेगा वो भी एक तरह का बाइनरी सर्च ट्री होगा, तो ये भी बात सही है। आप कहिए कैसे? जैसे मान लीजिए आपको हम बाइनरी ट्री के अंदर बताए थे कि बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें एटलीस्ट दो क्या हो सकते हैं, चिल्ड्रेन हो सकते हैं, तो बाइनरी ट्री कहलाएंगे। दो चिल्ड्रेन का मतलब दो भी होगा, एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो अब अगर बात करिए 10 के बारे में, तो 10 अपने में भी एक बाइनरी ट्री है, क्योंकि इसके मतलब चिल्ड्रेन जीरो है। 30 का चिल्ड्रेन जीरो है, तो कहीं ना कहीं एक तरह का सब ट्री जो है ना, वो एक अल्सो जो है ना बाइनरी सर्च ट्री है। जैसे मान लीजिए उसको हम ऐसे बना देंगे, मान 40 कुछ भी, मान वैल्यू कुछ भी फिलहाल लिख दिए, तो तीन तीन चिल्ड्रेन दे दिए, तो तीन तीन जब चिल्ड्रेन दे देंगे तो इतनी गलती हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये तो सर्च ट्री नहीं होगा, ठीक है ना, ये बाइनरी ट्री होगा ही नहीं होगा। चलिए इसका मतलब ये तीनों सही है, तो बताइए आंसर क्या होगा? सॉरी, तीन सही, ठीक है, तीनों सही है, तो मैंने सही है, लेकिन आपको पूछा था नॉट पूछा है, ठीक है, तो नॉट पूछा है, इसका मतलब क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, तीनों सही है, गलती एक भी नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगर यहीं पर नॉट नहीं होता तब आंसर क्या होता बताइए? तब आंसर ऑप्शन नंबर डी होता। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 अब कहता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 12 को देखिए, व्हिच डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग द रिकर्सिव एल्गोरिथम। अब देखिए रिकर्सिव एल्गोरिथम क्या होता है, मतलब एक ऐसा फंक्शन, रिकर्सिव एल्गोरिथम समझने के लिए सिर्फ पहले फंक्शन समझ लीजिए थोड़ा सा। एक ऐसा फंक्शन जो कॉल इटसेल्फ, माने एक ऐसा फंक्शन जो खुद के फंक्शन को कॉल करे, वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। माने कोई फंक्शन खुद के फंक्शन कॉल करे तो वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। जैसे देखिए अगर हम फैक्टोरियल निकालते हैं तो हम लिखते क्या, फैक्टोरियल फैक्ट n-1, मतलब ये फैक्टोरियल इंटू n-n-1, मतलब ये n में डाल दिए n इंटू n-1,
1। तो ये क्या है, फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम है और इसमें क्या खुद के फंक्शन को कॉल कर रहा है। जैसे अगर 5 का फैक्टोरियल है तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब क्या है, ये सारे एलिमेंट को एक उसको माइनस करते 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 हम 1 तक जाके लिखते हैं। अब लेकिन यहाँ कहता है रिकर्सिव एल्गोरिदम अगर होगा तो वो किस तरह किससे इंप्लीमेंट होगा, तो वो इंप्लीमेंट होगा स्टैक से। आप कहिए स्टैक क्यों है, स्टैक के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये जो है ना, ये लीफो टेक्निक पर काम करता है। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, माने जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। तो कहने का मतलब हो बारी बारी से एक एक एलिमेंट को ये क्या करेगा, पुश करेगा इसके अंदर। पहले 5 करेगा, फिर अगर मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल निकालना है रिकर्सिव मेथड के थ्रू, तो क्या होगा, 5 पहले आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से आएगा और लास्ट में जो होगा उसको निकालते हुए सारा मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे देगा। तो मतलब मोटा मोटी जान लीजिए रिकर्सिव जो मेथड है, रिकर्सिव जो एल्गोरिदम है, वो डेटा स्ट्रक्चर स्टैक के थ्रू ही इंप्लीमेंट होता है। ये आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर, जैसे यहां पर कुछ बात है रिकर्सिव के लिए, रिकर्सन के लिए आखिरी कॉल पहले कॉल होता है और आखिरी कॉल पहले आखिरी को रिटर्न करता है, जो मैंने बताया। रिकर्सन को फंक्शन कॉल को स्टैक में पुश और पॉप की ऑपरेशन होती है। अब यहां पर बता, आप थोड़ा सा एक बात और बोल दिया है कि क्यू का यूज BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए यूज होता है। देखिए क्यू का यूज जो है ना BFS माने ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम में यूज होता है, और स्टैक का यूज होता है DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये भी याद रख लीजिए। तो इस तरह से होता है, और यहां पर हम लोग को रिकर्सिव की करना है तो फिर स्टैक का यूज करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्सेशन एल्गोरिथम। सबसे पहले थोड़ा बारी बारी समझाते हैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये एल्गोरिथम के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब चीज जब भी हम कोई एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं तो उस समय कॉम्प्लेक्सिटी को देखा जाता है कि वो एल्गोरिथम कितना जल्दी कोई भी रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, मतलब कितना जल्दी वो रिस्पॉन्स देगा, तो वो चीज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर उसको जनरेट पता कर पाते हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर वो जो एल्गोरिथम जब एग्जीक्यूट करेगा तो रन करेगा, तो वो मेमोरी के अंदर कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा, वो चीज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात होती है। हम यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात है, इसलिए इसको समझिए, स्पेस बाद में समझाएंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये चीज है। अब यहाँ पर कहता है वो चीज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा क्या, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्सेशन, इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्सेशन बनाना है। अभी जस्ट देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे A+B, एक छोटा सा वैल्यू ले लिए। ये क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इनफिक्स है, ठीक है। इसका हम पोस्टफिक्स निकालते हैं। पोस्टफिक्स निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, AB प्लस हो जाएगा, AB प्लस हो जाएगा, A और B उसके बाद प्लस हो जाएगा। तो यहां कहता है कि ऐसा जब एक्सप्रेशन हो तो उसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अब देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए, इनफिक्स से पोस्टफिक्स हम कन्वर्सेशन करने जाएंगे तो वहां पर जो डेटा होगा ना वो स्टैक में रखेंगे, स्टैक में। अब स्टैक में डेटा क्यों रखते हैं वो जान लीजिए, बारी बारी से एक एक ऑपरेटर को इसमें होल्ड करेंगे। जैसे पहले अभी जैसे यहाँ पे एक ही एलिमेंट था, तो प्लस को उठा के इसमें डाल दिए, फिर A और B को रखे, ठीक है, और फिर प्लस को पॉप कर दिए, इसमें डाल दिए, इस A भी बन गया। तो मतलब इतना जान लीजिए कि इनफिक्स की पोस्टफिक्स कन्वर्सेशन के एल्गोरिथम के अंदर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है स्टैक का यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जितने भी ऑपरेंड होंगे यहाँ पर A और B, चाहे आगे चल के मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जैसे अलग से, A+B माइनस A इंटू B लिख दिए, B C इंटू D कर दिया, C इंटू D कर दिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ऑपरेटर क्या है, 3 ऑपरेटर दिख रहा है अलग अलग। अब हर एक ऑपरेटर को निकालेंगे, स्टैक में पुश करेंगे, और फिर क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे सुनिए फिर से, ये एक्सप्रेशन से निकालेंगे और स्टैक में पुश करेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, या फिर उसको वापस उस ऑपरेंड को उसके बाद लगाएंगे, तो ये पोस्टफिक्स में कहलाएगा। तो माने हर एक ऑपरेटर, हर एक ऑपरेंड के लिए कांस्टेंट टाइम की जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर हम बात करें एवरी, रुक जाइए इसको मिटाने दीजिए, माने हम बात कह सकते हैं कि एवरी ऑपरेंड के लिए, एवरी ऑपरेंड्स के लिए हम लोगों को एक कांस्टेंट
कांस्टेंट टाइम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कांस्टेंट टाइम की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग क्या करेंगे 0 1 से डिनोट करेंगे। क्लियर, आगे बढ़िए। लेकिन यहां पर क्या है कि ईवीडी, तो अब यहां पर जो इनफिक्स से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन तक जा रहे हैं, इनफिक्स से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन तक जा रहे हैं, तो वो कितना लंबा एक्सप्रेशन ये क्लियर नहीं है, इसलिए इस चीज को हम ये ना लिख के हम लोग लिखेंगे जीरो करके 0 n लिखेंगे। तो इस तरह से ये क्या बन के आएगा, ये n जो है नंबर ऑफ इनपुट कह सकते हैं, नंबर ऑफ यहाँ पर इनपुट इनफिक्स से पोस्टफिक्स तक जाने के लिए, तो यहाँ पर जितना होगा उतना टाइम्स वो क्या करेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, ठीक है। अब देखिए ये जो अभी तक 13 क्वेश्चन था, यहां तक आपको टीआरई 1 के अंदर पूछे गए थे। अब यहां से टीआरई 2 का क्वेश्चन आता है। पढ़िए पहला क्वेश्चन, द डेटा स्ट्रक्चर इन व्हिच डेटा आर एडेड एट द रियर एंड डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट इज कॉल्ड। अब देखिए एक रियर से डेटा ऐड होगा और डिलीट होगा फ्रंट से, तो ये क्यू कहलाता है, ठीक है। मैंने बताया था लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट जो है नोड पर काम करता है। जो इन्फो नोड के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, इन्फो पार्ट और डेटा पार्ट देखने को मिलता है। इन्फो पार्ट, डेटा पार्ट, या उसका क्या नेक्स्ट पार्ट कहते हैं, जिसको हम लोग पॉइंटर करते हैं। स्टैक जो है ये लीफो टेक्निक पर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो टेक्निक पर काम करता है। क्यू फीफो पर काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें पॉइंटर वेरिएबल टॉप काम करता है, और इसमें पॉइंटर वेरिएबल रियर और फ्रंट काम करता है। और रियर और फ्रंट, और अभी जस्ट समझे कि रियर से इंसर्शन होगा, माने पुश की ऑपरेशन होगी, फ्रंट से डिलीट होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हिच डेटा स्ट्रक्चर यूज टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन। अभी देखिए, अभी जैसे ये क्वेश्चन जब हम बना रहे थे, इनफिक्स से पोस्टफिक्स कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के लाए, लेकिन इसमें हम बताए थे कि इसमें यूज किसका किए थे, किसका, स्टैक का, ठीक है। तो यहां पर भी क्वेश्चन के अंदर पूछ दिया टीआरई 2 के अंदर, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन के द्वारा कन्वर्ट करते हैं, तो वो किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है, तो यूज होता है स्टैक का, याद रखिएगा। और स्टैक जो है डीएफएस माने डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल के लिए यूज होता है, और क्यू जो है बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए यूज होता है, ठीक है। ये चीज है। ट्री जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमको नोड देखने को मिलता है और एजेस देखने को मिलता है। और क्यू जो है ये आप अभी जानते हैं फीफो टेक्निक पर काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। रियर और फ्रंट इसके अंदर होता है, रियर से इंसर्शन और फ्रंट से रिलीशन होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्वेश्चन इनफिक्स क्या कहता है, वही इनफिक्स प्रीफिक्स का है। टीआरई 1 में पूछा था, फिर से टीआरई 2 में पूछा है, रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, देख लीजिए। तो एक बार समझिएगा, आपको एग्जाम में काम देगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16, द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। अच्छा, ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिया है और इसका कहता है पोस्टफिक्स बताइए, मैंने इनफिक्स नहीं दिया है। चलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। प्रीफिक्स दिया है इनटू प्लस ए बी माइनस सी डी, ये लिखा है, ये प्रीफिक्स है। हम क्या करते हैं ना, पहले इनफिक्स निकाल लेते हैं, तो आसान रहेगा बनाने में। इनफिक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इनफिक्स कैसे निकाल सकते हैं वो देखिएगा। इनफिक्स निकालने के लिए हम लोग पहले यहां पर बारी बारी से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे वो देखिए। तो इसको हम इनफिक्स निकालेंगे तो लिखेंगे ए प्लस बी, यहां लिखेंगे सी माइनस डी, ऐसे लिख दिए। और ये जो बीच, ये जो इनटू था, ये बीच में चला गया, यहां चला गया, इस तरह से हो गया इनफिक्स। अब इसका हमको क्या कह रहा है, पोस्टफिक्स बताने के लिए कह रहा है। देखिए क्वेश्चन के अंदर पोस्टफिक्स पूछा गया है, ठीक है। तो पोस्टफिक्स निकालते हैं, चलिए। तो पोस्टफिक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक मिनट, पोस्टफिक्स कैसे निकालेंगे इसका देखिए। पोस्टफिक्स निकालिए तो ए बी प्लस हो जाएगा, सी, ठीक है, डी, सी डी और माइनस हो जाएगा। ये जो इनटू था ये बाहर निकल के आ जाएगा यहाँ। और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ए बी प्लस सी डी माइनस और इनटू, यही आंसर आएगा। देखिए ये ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या, देखिए तो ए बी प्लस सी डी माइनस और इनटू, तो ये मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है। और यही इस क्वेश्चन का सटीक जवाब बन के आया है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ये प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किए, प्रीफिक्स से इनफिक्स, प्रीफिक्स दिया हुआ था, इसका पहले हम इनफिक्स निकाल लिए और इनफिक्स से क्या निकाल लिए, पोस्टफिक्स निकाल लिए।
आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूजेज, क्यू जो है किस टेक्निक में काम करता है, क्यू के बारे में बताए। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब क्यू के अंदर जो पहले आया वो पहले जाएगा। मैं क्यू का पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ चैनल पर, देखिए वीडियो। लीफो, ये स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक है। लीलो, ये कुछ होता नहीं है, लास्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, ये लीलो कहलाता है। तो लीलो भी एक तरह फीफो में फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, ये भी हो सकता है। लेकिन चलिए इसका आंसर ये दोनों नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक है इसका। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूजेज, आप बताइए। फिर पूछ दिया स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट, बी हो जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। स्टैक एक किताब के ढेर का होता है, जैसे किताब का ढेर है तो जो किताब अंत में रखे हैं उसको पहले निकालेंगे, वो पहले आउट होगा, पहले आउट होगा, ये चीज है। अब देखिए ये टीआरई 2 का यहां तक, एक मिनट क्या हो गया, अच्छा 18 तक जो है टीआरई 2 का क्वेश्चन था और 19 से टीआरई 3 का क्वेश्चन आया है। पढ़िए। Which of the following data structure store element in non-linear relationship, आपको हम शुरू में ही बताए थे डेटा स्ट्रक्चर लीनियर और नॉन लीनियर देखने को मिलता है, और स्टैक और एरे ये दोनों जो है ना, ये दोनों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और लेकिन क्यू जो है, ये क्यू, एक मिनट गलती बोली, सॉरी। यहाँ पर कहता है व्हिच ऑफ डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्ड इज नॉन लीनियर रिलेशनशिप, अच्छा नॉन लीनियर है। तो देखिए स्टैक हो, क्यू हो, एरे हो, ये तीनों लीनियर है, तीनों लीनियर है, तीनों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, नॉन लीनियर, इसलिए नॉन लीनियर इसमें कोई है ही नहीं, तो इसलिए नॉन लीनियर में ग्राफ और ट्री आता है। आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दी एबव, आंसर ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। Which data structure used for efficient searching, insertion and deletion of element? अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, मतलब इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो बहुत एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब होता है माने जो ज्यादा अच्छा काम करे, किसके लिए, डेटा को सर्च करके ला दे, डेटा को इंसर्ट करके ला, इंसर्शन करे फास्ट और डिलीशन भी कर दे फास्ट। ये कौन करेगा, तो आप जान लीजिए ये हैश टेबल करता है। अब हैश टेबल को समझने के लिए आप थोड़ा सा एक बात समझिएगा, हैश टेबल एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे मान लीजिए 101, 102, 103, 104 और 105, ये 5 स्टूडेंट का रोल नंबर है। अब इस स्टूडेंट के रोल नंबर का हम क्या करना चाहते हैं, एरे के अंदर ये पांचों एलिमेंट जो है ना, एक एरे के अंदर ये डेटा रखा हुआ है, एरे के अंदर रखा हुआ है। अब इसमें से हम जो है ना 105 स्टूडेंट जो रोल नंबर है उसका हम रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं। तो अगर एरे होगा तो क्या होगा, यहां पर 1 बाय 1 करेगा, पहले 101 करेगा, फिर 102 करेगा, 103 करेगा, 4 करेगा, फिर टॉप 5 पर आएगा, माने बहुत ज्यादा समय कंज्यूम करेगा, ठीक है, ये रोस्ट केस कहलाएंगे। अब लेकिन अगर ये स्टैक हो, एरे नहीं, एरे में प्रॉब्लम हो गया, एफिशिएंट नहीं है उतना। अगर स्टैक होता तो इस स्टूडेंट को हम स्टैक में अरेंज कर देते और वो अगर 105 अंत में होता तो तुरंत मिल जाता, लेकिन अगर वो सबसे नीचे है तो बताइए क्या होगा, तो फिर वहां समस्या होगा सर्च करने में। तो ये भी थोड़ा सा एफिशिएंट उतना नहीं है। और क्यू के बारे में भी वही बात है कि क्यू में भी रखेंगे, एरे के जैसे ही है क्यू है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम होगा कि डेटा अगर सर्च कर रहे हैं जिस और से, वो अंत में है या बीच में कहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम होगा। लेकिन हैश टेबल क्या होता है, डायरेक्ट पॉइंट करता है उस एलिमेंट को, मतलब एक हम टेबल बना लेते हैं, एक हैश मैंने कोड इसका एक लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर एक रोल नंबर है, रोल नंबर है, और यहाँ पर एक कोड उसके जनरेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 101, 102, 103 और 104 और उसके बाद 105 इस तरह दे दिए। 1 2 1 2 3 4 5 इस तरह से क्या करते हैं, उस रोल नंबर का एक कोड जनरेट कर देते हैं, 1 2 3 4 5, और वो हैश टेबल के अंदर वो कोड जनरेट हो माने वो लोड कर देते हैं, बना देते हैं। अब तब क्या होता है, डेटा को जब सर्च करना हो कि हमको 105 का मतलब 105 का रिकॉर्ड चाहिए, तो 105 का क्या कोड मिला है, ये 5 है, वो तुरंत 5 का डेटा रिट्राइव करके दे देता है। तो बहुत इफिशियंट है हैश टेबल, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्यू हैज कॉन्फ़िगरेशन A B C D
माने क्यू के अंदर जो है ना ABCD 4 एलिमेंट है। चलिए पहले लिख देते हैं, 1 2 3 4 हो गया, 0 1 2 3। चलिए ठीक है, इसमें 4 एलिमेंट है तो रख देते हैं ABC और D एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। क्यू है ये, तो क्यू होगा तो ये होगा फ्रंट और ये वाला होगा रियर। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है इफ यू वांट टू गेट कॉन्फ़िगरेशन DCBA, अच्छा हमको ऐसा ऐसा प्राप्त करना है, D पहले D तब C तब B तब A प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमको मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होगा, चलिए देखिए क्या रिक्वायरमेंट होगा उसको समझिएगा। अगर हम बात करें यहां पर, तो इसमें से बारी बारी से फ्रंट से डेटा निकालेंगे। फ्रंट से डेटा को, पहले रुकिए पेन चेंज करते, अच्छे समझिएगा, रुके रहिएगा वीडियो में। फ्रंट से डेटा जो है ना वो डिलीट करना चालू करें, क्योंकि फ्रंट से ही पॉप ऑपरेशन होता है। तो पहले डिलीट होगा ए, चलिए ए डिलीट हो गया। ए को पॉप किए माने एक एलिमेंट पॉप हुआ है, पॉप होने के बाद उसको कहीं रखेंगे, ठीक है, कहीं पर रखेंगे। कहीं पर रखने का सेंस ये है कि एक स्टैक में रख देंगे या किसी भी अलग डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रख देंगे। स्टैक में रख देते मान लीजिए ना, उसके बाद उसमें से निकालेंगे। अगर स्टैक में रखेंगे तो वो अंत में चला जाएगा। चलिए इसको हम अलग निकाल ही दिए, चलिए ठीक है। तो पहले ए जो है ना वो निकल गया, तो निकला माने पॉप हुआ पहली बार। फिर 2 को निकालेंगे, 2 पॉप होगा। फिर सी निकालेंगे, 3 बार पॉप हुआ, माने 3 ऑपरेशन में पॉप होगा, ठीक है। अब ये जो जैसे जैसे पॉप करेंगे तो ये 5 उठ के यहां से यहां से यहां, मतलब यहां चल जाएगा डी, माने डी जो है 5 नहीं, डी जो है ना फर्स्ट इंडेक्स पर आ जाएगा। अब जो 3 को मैंने ए फिर बी फिर सी निकाले थे, अब बारी बारी से जो है उसको हम पुश करेंगे। तो पुश करिए, पुश कैसे करिएगा, देखिए पुश कैसे करेंगे। तो यहां पर क्या कर लेते हैं हम, जो है ना इसको जो निकाल रहे थे उसको स्टैक में रखने दीजिए, तैयो तो हो जाएगा। यहां पर एक निकाल के इसको स्टैक में रख रहे हैं, हम लोड कर रहे हैं, सही स्टैक में लोड कर रहे हैं। तो ए को पहले रखे, फिर बी रखे, फिर सी रख दिए। अब यहां पर क्या हुआ, डी अपने आप पहला इंडेक्स पर आ गया क्यू के अंदर। अब फिर क्या उससे हम निकालना चाह रहे हैं, तो निकालेंगे तो सी डाल दिए, फिर बी डाले, फिर ए डाले, तो DCBA बन गया। मतलब देखिए क्या हुआ, 3 बार पॉप हुआ था, यहां से 3 बार पॉप होकर इसमें से गया था, और फिर क्यू को वापस उस तरफ बनाने के लिए 3 बार क्या हुआ, पुश करना पड़ा, ठीक है। तो पुश और पॉप माने 3 बार पॉप माने डिलीट करना, 3 बार डिलीट हुआ, 3 बार इंसर्ट हुआ। ऑप्शन देख लीजिए, 2 डिलीशन नहीं, 3 डिलीशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सटीक जवाब। 3 बार डिलीशन हुआ, 3 बार एडिशन हुआ। आगे बढ़िए, और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के आया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। इन अ बाइनरी सर्च ट्री विच सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन एलिमेंट दैट आर ग्रेटर देन नोड वैल्यू। देखिए मतलब किसका जो है ना सब ट्री जो है नोड वैल्यू नोड से बड़ा हो, तो रूट से बड़ा हो। जैसे मान लो 30 लिखते हैं तो अगर 10 आगे है तो 10 लेफ्ट में आएगा, छोटा है तो लेफ्ट में आएगा, बड़ा है तो राइट में जाएगा। मान लो 40 है, 40 राइट में चला गया। तो यहाँ कहता है ग्रेटर देन व्हिच, मतलब व्हिच सब ट्री इज नोड कंटेन एलिमेंट दैट आर ग्रेटर देन द नोड वैल्यू। नोड वैल्यू से जो कौन सब ट्री बड़ा होता है, तो राइट वाला, राइट सब ट्री, राइट सब ट्री बड़ा होता है, जो ऑप्शन नंबर बी है। माने इसके अंदर जो भी होगा, जैसे मान लीजिए हम अगर रुक जाइए इसको बना ही के दिखाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। चलिए 30 ले लिए, 40 है, 50 है, 60 है, 10 है, 5 है, 19 है और 190 है। चलिए ले लिए, बनाइए। सबसे पहले 30 ले लिए, रूट बना दिए। 40 से 30 से बड़ा है तो राइट में कर दिए। 50 30 से बड़ा है, और फिर चेक करेंगे 40 से ही बड़ा है तो राइट में सेट कर देंगे, यहां आ जाएगा। 70 30 से बड़ा है तो राइट में जाएगा, 40 से बड़ा है राइट में जाएगा, 50 से ही बड़ा है राइट में जाएगा, यहाँ आ गया 70। फिर 10 के बारे में, 10 जो है 30 से छोटा है तो लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। 5 30 से छोटा है तो लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में 10 से भी छोटा है तो लेफ्ट में आएगा, ठीक है। 19 30 से छोटा है तो लेफ्ट में आएगा, 10 से बड़ा है तो 10 के राइट में आ जाएगा। आगे देखिए, फिर 190 30 से बड़ा है, 40 से बड़ा है, 50 से बड़ा, 70 से बड़ा, 100 से राइट में चला जाएगा। तो इस तरह से ये ट्री फॉर्म करेगा। और आप एक चीज देख लीजिए, जो राइट के अंदर, ये राइट के अंदर यहां से बात कर रहे हैं 40 से लेके 190 तक, ये जो सब ट्री बना है वो राइट में, वो रूट से क्या है, रूट नोड से क्या है, बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। द ऑर्डर ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। देखिए हमको
दो तरह का जो है ना सर्चिंग एल्गोरिथम दिखता है, ठीक है, एक लीनियर सर्च, एक बाइनरी सर्च। दोनों को समझिएगा थोड़ा सा, लीनियर और बाइनरी सर्च, ठीक है। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च क्या होता है? लीनियर सर्च का मतलब होता है वैसा सर्चिंग एल्गोरिथम जो वन बाय वन करके डेटा को सर्च करे। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है, एक एरे है, और इस 0 1 2 3 4 5 6 ये एरे एक्स नाम का है। इसमें 5 6 7 8 9 11 और यहाँ पर दे दिए 15 ये एलिमेंट है। अब इसमें हमको अगर चेक फाइंड करना है 15 को, पता लगाइए 15 एलिमेंट है कि नहीं है, तो क्या होगा? लीनियर सर्च होगा तो वन बाय वन कर करेगा। पहले 5 को चेक करेगा, फिर 6 को, फिर 7 को, फिर 8 को, फिर 9 को, फिर 11 को, फिर 15 को, माने अंत तक जाएगा वन बाय वन करके। तो ये इस तरह का जो सर्चिंग होगा वो क्या कहलाएगा? वो आपका लीनियर सर्च कहलाएंगे। और लीनियर सर्च का जो ऑर्डर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपको ओ एन हो जाएगा, ठीक है। ओ एन हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स जितना होगा उतना तक वो जाएगा वो। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा मतलब सर्चिंग टेक्निक है जिसके अंदर होता क्या है, डिवाइड एंड कनकर जो एल्गोरिथम है उसका रूल लगाया जाता है। मतलब जो एलिमेंट है पहले सारा एलिमेंट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे। उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट क्या करता है, ये मिड में पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए इधर का मिड 8 है तो मिड में पहुंच गया। अब चेक किया, हमको 15 चेक करना है तो 15 को चेक किया, क्या मतलब 15 को चेक किया तो चेक करेगा 8 8, हम 15 को चेक कर रहे हैं, हम 8 8 पे पहुंच गए मिड पर, तो 15 8 से बड़ा है तो बड़ा है तो फिर राइट में जाएगा। राइट में क्या? उसके मिड में, उसके मिड में आया, फिर 11 पे आया, 11 में आया, 11 15 से बड़ा है तो इसके राइट में जाएगा। राइट में देखे 15 मिल गया। मतलब एक 2 3 स्टेप में ही हम ये जो है मतलब 15 को ढूंढ लिए। मतलब बहुत आसान है। मतलब हम कहा भी जाता है कि 1 लाख अगर सर्चिंग एलिमेंट है, 1 लाख एलिमेंट है किसी भी एरे के अंदर, उसमें से अगर हमको क्या कहते हैं कि बाइनरी सर्च के थ्रू किसी एलिमेंट को ढूंढना है कि वो एलिमेंट है कि नहीं है, तो बाइनरी सर्च ट्री जो है ना वो मिड में पहुंचते पहुंचते वो बहुत कम स्टेप्स में, लगभग जो है ना 25 से 26 स्टेप में सर्च करके वो तुरंत पता कर देगा इसके अंदर है कि नहीं। तो मतलब लिनियर से बहुत ज्यादा बाइनरी सर्च ट्री बहुत अच्छा है। तो इसका जो ऑर्डर जो होता है ना वो है ओ नोटेशन टाइम, इसका लॉग लॉग एन होता है, ठीक है, लॉग एन होता है। तो याद रखिएगा इसके अंदर नहीं है, यहाँ पर लॉग एन नहीं है, लॉग नहीं है, लॉग नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, ई हो जाएगा इसका ऑर्डर बाइनरी सर्च ट्री के, याद रखिएगा ई, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द रिजल्ट एवेल्यूएटिंग द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, टीआरई 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के इसका एवेल्यूएट करके बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा? 10 लिखा, जगह छोड़ के 5 है, फिर प्लस है 60 है, फिर जगह छोड़ के 6 है, फिर फॉरवर्ड स्लैश है, इनटू है और 8 है। करिए, क्या करेंगे, ये प्लस को इसके बीच में रिप्लेस करेंगे, 10 प्लस हो जाएगा 5, ठीक है। ये वाला क्या करेंगे, यहाँ पर 60 को इसे कर दिया, इनटू कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा। आप देखिए 8 रह गया ऐसा ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 5 15 हो जाएगा, इनटू कर देंगे, ये भाग देके आ जाएगा 10, ये 8 हो जाएगा इधर, तो ये इसको 15 दहाएंगे 150 हो जाएगा और ये 8 हो गया। माने एरे के अंदर हमको ये दो ही चीज बचेगा, 10 और 8 बचेगा। तो 10 और 8 बचेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 10 और 8 बचा, तो इसमें ऑप्शन कहीं नहीं मैच कर रहा है, 142 ये चीज है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। लेकिन एक बात समझ, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इन अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री द हाइट ऑफ टू सब ट्री ऑफ एवरी नोड कैन नॉट डिफर बाय मोर देन। आप समझिए, अगर कोई बाइनरी ट्री बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड कहने का ये मतलब होता है कि कोई भी बाइनरी ट्री उसके लेफ्ट और राइट का जो माने जो सब ट्री बनेंगे उसका जो हाइट होगा वो एक से ज्यादा नहीं होगा। माने मैक्सिमम लेफ्ट और राइट का जो डिफरेंट होगा ना, डिफरेंस होगा, वो मैक्सिमम 1 होगा, अधिक से अधिक 1 होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर? तो वो बैलेंस्ड है, और नहीं तो फिर अनबैलेंस्ड होगा। कहीं कैसे देखिए, अब यहां पर ए का जो बी लेफ्ट में चाइल्ड है और सी राइट में चाइल्ड है, और बी के भी लेफ्ट में एक और चाइल्ड बना दिए डी नाम का। अब इसमें देखिए, हम बात करें ए जो रूट है, इस रूट का लेफ्ट में देखे हाइट, लेफ्ट हाइट देखे
तो लेफ्ट में हाइट मिला 2, माने ए का जो रूट है उसका हाइट बी और डी दोनों है 2 है। और राइट में देखें, राइट में जो हाइट हो गया 1 हो गया। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, लेफ्ट माइनस राइट, 2 माइनस 1 माने 1, सही है, माने ये बैलेंस्ड है। अभी तक आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही एक इस तरह से बी सी डी ये रूट बन गया, ये क्या कहते हैं, मतलब ट्री बन गया है जिसके लेफ्ट में एलिमेंट है राइट में नहीं है। अब ये बैलेंस्ड है कि नहीं है वो देखिए, एक्चुअल में ये बाइनरी ट्री है, क्योंकि बाइनरी ट्री में मैक्सिमम दो, अधिक से अधिक 2 एलिमेंट होंगे, 2 चिल्ड्रेन होंगे, 2 से कम हो सकता है, 2 ज्यादा नहीं हो सकता है। अब देखिए जैसे ए जो रूट है उसका 2 चिल्ड्रेन मैक्सिमम हो सकता है, 2 चिल्ड्रेन मैक्सिमम हो सकता है, 2 से कम, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखिए ए का जो है एक है चिल्ड्रेन और राइट में चिल्ड्रेन नहीं है, सही बात है। ये ट्री तो बाइनरी ट्री है, लेकिन बैलेंस्ड है कि नहीं है वो हम समझा रहे हैं। तो बैलेंस्ड कब होगा, जब लेफ्ट और राइट का जो डिफरेंस है हाइट का वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ इसके लेफ्ट में क्या हो गया, लेफ्ट में एक ए जो रूट है इसका लेफ्ट में हाइट क्या हो, 1 2 3 हो जाएगा, लेफ्ट में 3 हो गया, राइट में क्या हो गया 0। तो अब देखिए क्या हो जाएगा डिफरेंस, 3 माइनस 0 बराबर क्या हो गया 3। तो 3 हो गया, तो ये क्या अनबैलेंस्ड हो गया, ऐसा ट्री कहलाएगा। ये तो बाइनरी ट्री है लेकिन ये अनबैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका पूछा था बैलेंस ट्री है तो हाइट उसका टू सब ट्री को बी नॉट डिफर्ड मोर देन, कैन नॉट बी डिफर्ड, माने डिफरेंस माने अंतर निकाल के माने नहीं हो सकता है अंतर, क्या नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, मोर देन 1, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, एक ही होगा। अगर 1 से ज्यादा हो रहा है तो वो अनबैलेंस्ड बाइनरी ट्री कहलाएंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, द प्री ऑर्डर रिवर्सल ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री 15 10 12 11 20 18 16 19 20 ये वैल्यू दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ट्री, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ट्री का कौन है। मतलब आपको जो वैल्यू दिया है थोड़ा सा वैल्यू पर लिख ले, 15 10 12 11 20 है, 18 है, 16 है और 19 है, ये दिया है। ये क्या है, ये जो ट्रेवर्सल है ये प्री ऑर्डर में है, ये आप भूलेंगे नहीं, प्री ऑर्डर में। तो आप प्री ऑर्डर का जो रूल जानते होइएगा, प्री ऑर्डर का सबसे पहले रूट होता है, फिर लेफ्ट होता है और फिर राइट होता है। रूट होता है, लेफ्ट होता है और राइट होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस जो वैल्यू दिया है इससे बाइनरी सर्च ट्री बना लेते हैं। आइए तो हम बात करेंगे यहां पर दो बात का, रूट सबसे पहला क्या मिलेगा, ये रूट कहलाएगा सबसे, क्योंकि पहले रूट होता है फिर लेफ्ट फिर राइट इस तरह से। तो पहले रूट बना लेंगे, तो 15 एक रूट है। तो आप बाइनरी सर्च ट्री में जानिए कि इस 15 के राइट में और 15 के लेफ्ट में क्या क्या जा सकता है, क्या क्या जा सकता है पहले वो क्लियर कीजिए। लेफ्ट में छोटा जाता है, तो 15 छोटा कौन कौन है, 10 है, 12 है और 11 है। और 15 के राइट में, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में बड़ा होगा तो राइट में जाएगा, छोटा होगा तो लेफ्ट में आएगा। तो राइट में देखिए 15 को राइट में, 15 के राइट में कौन कौन आएगा, तो 20 आएगा, 18 आएगा और 16 आएगा और 19 आएगा, इतना आएगा, ठीक है, क्लियर कर ली। अब चलिए इसका रूट फॉर्म करिए, 15 लिखते हैं, ठीक है। तो 15 लिखेंगे, सबसे पहले क्या बोला था, रुक जाइए, तो पहले लेफ्ट फॉर्म कर लेते हैं सब ट्री, या तो अब एक बार करेंगे हम पर, देखिए अलग कलम से कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री का करते हैं, 10, 10 को पहले रूट बना लेते हैं क्योंकि पहले लेफ्ट रूट होगा। और 10 से 12 जो है, पहले देखिए रूल क्या है प्री ऑर्डर का, पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट। तो पहले ये पहला एलिमेंट है तो रूट होगा, लेफ्ट सब ट्री का बोल रहे, तो रूट फिर लेफ्ट, तो लेफ्ट में आएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि 12 एक तरह का रूट ही है, तो रूट है उसका लेफ्ट, लेफ्ट में 12 के लेफ्ट में 12 से छोटा होगा तो लेफ्ट में जाएगा, बड़ा है क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री है, बड़ा होगा तो राइट में जाएगा, तो राइट में जाएगा। 10 के राइट में चला गया 12, अब 12 के लेफ्ट में क्या आएगा 11। पहले इसको सीधे हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम निकाल चेक कर देंगे आपको। फिर राइट में आ जाइए, अगर 20 आ जाइए, राइट सब ट्री को देखिए, 20 सबसे बड़ा है तो 20 ले लिए रूट, 20 से छोटा है 18 तो लेफ्ट में आ गया, 16 उससे भी छोटा है तो इसके भी लेफ्ट में आ गया, 19 18 से बड़ा है तो इसके राइट में आ गया, इस तरह से आ गया। और लास्ट में कौन बच गया,
ये लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट, राइट कंप्लीट, रूट बच गया, तो रूट में क्या है 15 है। इस तरह से ये ट्री बन गया, ये एक बाइनरी सर्च ट्री बन गया। अब ये देखते हैं क्या कि इस ट्री को देखते हुए, आप समझिएगा मेरे बात क्या बोलना चाह रहे हैं, इस ट्री को देखते हुए क्या ये जो प्री ऑर्डर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था 15, 10, 12, 11, 20, 18, 19, 16, ये सही है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग ये ट्री बना है कि नहीं बना, चेक कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या रूल है प्री ऑर्डर का। पहले प्री ऑर्डर निकाल के चेक कर लेंगे, फिर पोस्ट ऑर्डर निकाल के आंसर लगा देंगे। प्री ऑर्डर में देखिए सबसे पहले क्या बोला, रूट, रूट बोला तो रूट में आइए। इसमें रूट क्या होगा 15 है, इस क्वेश्चन इस ट्री के अंदर रूट क्या है 15 है। चलिए रूट के बाद क्या है लेफ्ट, लेफ्ट में आइए, आइए लेफ्ट में आगे क्या मिला 10, 10 क्या है, लेफ्ट में एलिमेंट है 10, लेकिन 10 एक रूट है, देख सकते हैं आप, उसके लेफ्ट में एलिमेंट नहीं है लेकिन राइट में है, लेकिन वो क्या बन गया है, एक रूट बन गया। तो रूट बन गया तो पहले रूट रूट ले लेंगे, तो रूट ले लेंगे तो क्या मिलेगा 10 ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है लेफ्ट लेना, देखिए 10 के लेफ्ट में कोई है नहीं है, तो राइट में चलेंगे, तो राइट में आ गए तो क्या मिला 12, तो 12 भी अपने में क्या है रूट है, देख सकते हैं क्योंकि उसका एक लेफ्ट में चाइल्ड है, तो 12 ले लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले रूट लेना फिर लेफ्ट फिर राइट। आप देखिए 12 के रूट ले लिए तो उसके लेफ्ट में आ गए, लेफ्ट में क्या है 11। अब देखिए 12 के राइट में एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है चलिए कंप्लीट हो गया, माने इधर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इधर चलिए, माने रूट लेफ्ट कंप्लीट करिए, अब राइट करिए, राइट में आइए 20, 20 क्या है एक रूट है, 20 एक रूट है तो पहले 20 ले लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ता है पहले, फिर लेफ्ट, लेफ्ट में क्या है 18 है, 18 भी एक अपने में रूट है तो इसलिए पहले उसको लेंगे। 18 के बाद क्या है 18 रूट है, उसके लेफ्ट में क्या है 16, पहले 16 लेंगे, रूट ले लिए 18, तो फिर 16 लेंगे लेफ्ट, फिर राइट लेंगे 19। तो ये वैल्यू बन के आया उसका, इस जो बाइनरी सर्च ट्री है उसका ये निकल के क्या आया प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर। उम्मीद करते समझे होंगे, मैच कर लीजिए आंसर, क्वेश्चन के अंदर 15 है, 10 है, 12 है, 11 है, 20 है, 18 है, 16 है, 19 है, ये प्री ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये ट्री फॉर्म हुआ था, ये सही है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा। अब यहां से हमको इसका अब आंसर निकालेंगे। अब हमको निकालना क्या है पोस्ट ऑर्डर, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था पोस्ट ऑर्डर निकालने के लिए। चलिए पोस्ट ऑर्डर निकाल के देखते हैं, इसका पोस्ट ऑर्डर निकालिएगा, पोस्ट ऑर्डर निकालते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर निकालेंगे, सब पोस्ट ऑर्डर का पहले रूल बता दीजिए आप, लेफ्ट राइट, उसके बाद क्या अंत में क्या है रूट है। चलिए इस रूल को इंप्लीमेंट करिए, पहले लेफ्ट 15 एक रूट है, रूट अंत में लिखना है, पहले लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट में क्या है 10 है, लेकिन 10 देखिए अपने में एक रूट है, तो रूट को भी बाद में लिखेंगे। तो लेफ्ट पहले लेफ्ट में आएगा, 10 के लेफ्ट में है कोई नहीं है तो चलेंगे राइट में आएंगे, राइट में आएंगे तो क्या मिला 12, तो 12 मिला, तो 12 एक राइट एलिमेंट है, 10 के राइट है इसलिए 12 को मैंने 12 राइट एलिमेंट, देखिए फिर सुनिए 10 जो, फिर शुरू से बताते हटाइए, 15 जो है ये रूट एलिमेंट है, तो रूट को अंत में लेना है, तो लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में क्या मिला 10 मिला, ये लेफ्ट में क्या मिला 10, तो 10 भी एक रूट है, देख सकते हैं क्योंकि उसके राइट में एलिमेंट है, लेफ्ट में नहीं है लेकिन राइट में है तो रूट है 10, रूट को अंत में लेना है, तो पहले आइए इसके लेफ्ट में, तो 10 के लेफ्ट में आने के बाद हमको एक भी एलिमेंट नहीं दिखता है तो छोड़िए, तो राइट में आएंगे पहले, तो राइट में क्या मिला 12, तो 12 भी क्या अपने में एक रूट है, 12 भी अपने में एक रूट है, देख सकते हैं आप, तो 12 भी अपने में रूट है, तो पहले रूट को अंत में लेना है, तो उसको लेफ्ट में लिखिए, लेफ्ट में क्या है 11, तो पहले 11 ले लेंगे। आगे आइए 11 लिखे तो फिर क्या है राइट लेंगे, तो 12 के राइट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो 12 मैंने लेफ्ट लिखे, राइट में एलिमेंट नहीं है तो आप रूट लिखेंगे, रूट में क्या मिला 12 मिला, चलिए ठीक है। अब ये 10 के राइट में लिख दिए तो लेफ्ट में था नहीं है, राइट लिख दिए तो अब क्या बचा रूट बचा, 10 लिख देंगे, एकदम स्थिर समझते चलिए। अब देखिए इस ओर से क्या हो गया लेफ्ट एलिमेंट कंप्लीट हो गया तो राइट चलेंगे, राइट में आ गए तो क्या मिला 20, 20 एक रूट है, रूट अंत में लेना है। आइए 18 लेफ्ट में आइए, लेफ्ट में क्या मिला 18, 18 क्या है रूट है तो इसको भी नहीं लेंगे, पहले आ जाएंगे लेफ्ट में, लेफ्ट में क्या मिला 16, तो 16 ले लिए। फिर इसके राइट में चलेंगे, राइट में क्या है 19 है, तो लेफ्ट हो गया राइट हो गया, फिर रूट लेंगे 18 ले लिए, अब फिर उसके भी मैंने लेफ्ट लिख दिए, तो अब राइट में चलेंगे, तो 20 के राइट में एक भी लिमिट नहीं है, तो अब नहीं है तो अब राइट के बाद क्या आता है रूट आता है, तो 20 ले लिए, और 20 के बाद ये लेफ्ट पूरा राइट पूरा कंप्लीट हो गया, माने लेफ्ट पूरा कंप्लीट राइट भी कंप्लीट, अंत में क्या होगा रूट होगा, तो माने 15 हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, वीडियो को लाइक भी करते चले, इतना मेहनत करना है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए 11, 12, 10, 16, 19, 18, 20 और 15 यही क्वेश्चन का आंसर आया जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, 10, 11, 12, 10, 16,
19, 18, 20 और 15। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है। आप समझे होंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हाउ मेनी एजेज डज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ विथ एन वर्टिसेज। मतलब एन वर्टिसेज है तो उसके लिए एज क्या होगा। आप समझिएगा, ग्राफ है तो ट्री भी एक तरह का मतलब वो वर्टिसेज और देखने, जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो ये एक तरह का भी ग्राफ है, ठीक है। माने ये एक तरह का इसके अंदर भी देखने को मिलता है हमको। क्या मिलता है, तो ये यहां पर अगर बात करें इस ग्राफ इस ट्री के अंदर वर्टिसेज जो है वो कौन कौन है, देखिए ए कॉमा बी कॉमा सी जो है ये वर्टिसेज दिखा। अगर हम बात करें एजेज, एजेज कौन कौन होगा, तो एजेज होगा एक ए से बी को मिलाने वाला, ए से बी को मिलाने वाला, और एक होगा ए से सी को मिलाने वाला। ये दो एजेस देखने को मिल रहे हैं इस एक छोटे से ट्री के अंदर। अब यहाँ पर आप एक चीज गौर किए हैं आप कि वर्टिसेज से एक कम जो है ना वो एज है, हमेशा होगा ऐसा। अगर वो माने स्पैनिंग ट्री है तभी ऐसा होगा। ट्री के बारे में बोला, स्पैनिंग ट्री। अगर वो ग्राफ होगा तो ग्राफ के अंदर क्या होता है, जैसे ग्राफ का मतलब वो साइक्लिक होता है ग्राफ। ये असाइक्लिक है, माने साइक्लिक नहीं है, मतलब वो जुड़ा नहीं हुआ। तो ग्राफ के अंदर ये अगर वो स्पैनिंग ट्री है तो उसका जो वर्टिसेज है ना उससे एक कम जो है एज होगा। तो अगर वर्टिसेज एन है, वर्टिसेज अगर एन वर्टिसेज है तो एन माइनस वन जो है वो एजेज होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर वो स्पैनिंग ट्री है तो, ग्राफ है तो फिर नहीं है, अगर वो असाइक्लिक है तो। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से रखिएगा, समझ के आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बिग ओ नोटेशन। देखिए बिग ओ नोटेशन जो है ना, ये मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जो एल्गोरिदम वो एग्जीक्यूट करता है तो उसका जो जितना ज्यादा समय लगता है जिसका एग्जीक्यूशन करने में, वो बिग ओ नोटेशन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा बिग ओ नोटेशन अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, बिग है तो अपर होगा, बिग माने बड़ा, अपर में बड़ा, ऊपर तो बड़ा के हिसाब से ये अपर बाउंड जो है ना एल्गोरिदम उसी को रिप्रेजेंट करता है इस चीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़िए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम। अब देखिए इसमें से कहता है कि ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम कौन सा नहीं है, ठीक है। अब देखिए ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम के अंदर हमको देखने को मिलता है दो तरह का ट्रेवर्सल देखने को मिलता है, एक डीएफएस देखने को मिलता है, एक बीएफएस देखने को मिलता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च और एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल देखना है। यही दो तरह का ट्रेवर्सल देखने को मिलता है। तो ग्रीडी ये टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ग्रीडी टेक्निक है जिसके अंदर जो है किस पार्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढना है, वहां पर कितना समय कंज्यूम होगा वो चीज है। डिवाइड एंड कंकर का मतलब वो बहुत सारे एलिमेंट है उसको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर करके उसको सर्च करेगा। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी उसी तरह का है। लेकिन ये तीनों जो है ना, ये तीनों आपको देखने को मिलता है खास करके ट्री के अंदर, स्टैक के अंदर, क्यू के अंदर। ये आपको जो है ना ट्री ग्राफ के अंदर नहीं है, ठीक है। और मोर देन वो भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ग्राफ के अंदर दो तरह का देखने को मिलता है ट्रेवर्सल, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द डिवाइड कंकर एल्गोरिदम। देखिए कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। कंकर का मतलब एग्रीमेंट, ठीक है। डिवाइड का मतलब ब्रेक करना, ठीक है। और कंकर माने एग्रीमेंट करना, एक किसको तोड़ तोड़ के या फिर उसको अरेंज करेंगे, माने प्रोसेस। इसको इसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना, माने कैलकुलेशन करना, माने प्रोसेस करना, सिर्फ पता नहीं है कह सकते हैं। माने पहले बहुत सारे जैसे मान ली मर्ज सॉर्ट के अंदर, सॉर्टिंग करते हैं मर्ज सॉर्ट के अंदर, तो उसमें एलिमेंट को क्या करते हैं, पार्ट बाय पार्ट में हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। फिर उसमें कंपेयर करते हैं एक दूसरे से कि कौन किससे बड़ा है। अगर छोटा है तो लेफ्ट में आओ और बड़ा है तो राइट में आ जाओ। इस तरह से किए तो पहले डिवाइड किए,
कंकर किए तो उसको कंपेयर किए, कौन बड़ा कौन छोटा, लेफ्ट राइट जाएगा, और कंबाइन करके उसको फिर अरेंज कर दिए आपस में। जब सब पार्टिकुलर इंडिविजुअल पार्ट अगर वो मतलब अच्छे से अरेंज हो गया तो सबको आपस में एक दूसरे से जोड़ दिए तो कंबाइन कहलाया। तो डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम के अंदर हमको ये तीनों चीज देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पूछा है नॉट बोला है, कौन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, Which of the following is an advantage using array? आप देखिए एरे का यूज करना क्यों फायदा। मैंने पहला क्वेश्चन एरे के पर डिस्कस किया था अभी थोड़ा देर पहले कि एरे जो होता है ना वो लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है, पहले ये बात हो गया। एरे के अंदर जो डेटा होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है। एरे के जो डेटा होता है इंडेक्स से डेटा अरेंज होता है, इंडेक्स से डेटा अरेंज होता है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करता है और लेंथ -1 तक जाता है, ये बेसिक बात है। उसके बाद एरे जो होता है उसका जो डेटा होता है वो सब सिमिलर टाइप का डेटा होता है, सिमिलर टाइप होता है, होमोजीनियस होता है। तो पढ़िए आप क्वेश्चन, कहता है कि एरे का जो फायदा क्या है, पहले पूरा पढ़ेंगे फिर आंसर निकालेंगे। कहता है कांस्टेंट टाइम इंसर्शन एंड डिलीशन। बताइए एरे में एक फिक्स समय होगा इंसर्ट करने का और डिलीट करने का, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर एरे एक बनाए हैं कांस्टेंट टाइम कैसे इंसर्शन होगा, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए कि 5 6 7 दे दिए, इंसर्ट करना है एरे तो खाली है तो इंसर्ट कर देंगे। देखिए इंसर्शन और डिलीशन की जो बात होगी वो स्टैक में होता है, क्यू में होता है, लेकिन एरे के अंदर जो है फिक्स साइज का बनता है और रन टाइम उसके मतलब उसमें डिलीट अगर कर भी देंगे एरे के अंदर तो उसका जो साइज होता है ना वो कंज्यूम करके रखा होता है, उसको छोड़ता नहीं है साइज। तो कांस्टेंट टाइम इंसर्शन और डिलीशन की बात यहां पर नहीं होगी, पहले ये काट लेते हैं। एबिलिटी टू स्टोर एलिमेंट ऑन डिफरेंट डेटा, ये हो नहीं होगा। देखिए क्या एरे में डिफरेंट डेटा में क्या लिखा हुआ था, आप ठीक से पहले पढ़ लीजिए। एबिलिटी टू स्टोर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा, एरे जो है सिमिलर टाइप का डेटा होता है, ये भी नहीं होगा, इतने नहीं होगा। अब सी पढ़िए, रेंडम एक्सेस टू एलिमेंट यूजिंग एन इंडेक्स। अब एरे के अंदर एलिमेंट इंडेक्स से अरेंज होता है 0 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ 5 6 7 8 9 और 11 दे दिए तो इंडेक्स 3 से हम डायरेक्ट क्या 9 नाम के डेटा को नहीं निकाल सकते, एकदम निकाल सकते हैं। तो यही आंसर, ये बहुत फायदा है एरे का, ठीक है। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 कैसे नहीं हुआ वो क्लियर हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा अगर डाउट लग रहा होगा तो कांस्टेंट टाइम इंसर्शन डिलीशन, मैंने कहता है एरे के अंदर जो है ना एक फिक्स समय कांस्टेंट टाइम है इंसर्शन करने के लिए और डिलीशन करने के लिए किसी भी पॉइंट पर। ये गलत बात है क्योंकि एरे में एलिमेंट मान लीजिए कहीं जगह खाली है, एक मान लीजिए ये जगह खाली है या स्टार्टिंग में खाली है, तो किस जगह पर खाली, तो हर एक इन जगह पर इंसर्शन करना और डिलीशन करना जो है अलग अलग समय कंज्यूम करेगा, एक फिक्स समय पर नहीं कंज्यूम हो पाएगा, इसलिए वो गलती है, ठीक है। आंसर सी सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, Which of the following is not a basic operation performed on data structure? डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। देखिए डिलीशन के काम होता है, माने पॉप करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इंसर्शन करते हैं माने पुश करते हैं, और ये इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो होता है ना ये नेटवर्किंग के अंदर होता है। डेटा को इनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन करते हैं, डेटा को हाइड और अनहाइड करते हैं, वो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के अंदर होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे हम लोग इनक्रिप्ट करते हैं ना डेटा को, जैसे पासवर्ड डाल रहे होते हैं बॉक्स के अंदर तो वो पासवर्ड स्टार स्टार के फॉर्म में जाता है, नहीं कहता है स्टार गया इनपुट योर पासवर्ड स्टार स्टार जाता है, तो ये इनक्रिप्ट हो गया डेटा, ठीक है। तो ये यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा नहीं है। अब ये TRD3 का क्वेश्चन वहां तक खत्म होता है, अब आता है STT का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए, व्हिच डेटा स्ट्रक्चर ऑफन रिजल्ट इन अ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ बाय यूजिंग एक्स्ट्रा मेमोरी टू स्पीड अप ऑपरेशन। देखिए माने टाइम और स्पेस को स्पीड अप ट्रेड ऑफ के द्वारा माने एक्स्ट्रा स्पेस लेता है, एक्स्ट्रा स्पेस बनाते हैं, किस लिए, स्पीड ऑफ ऑपरेशन माने बहुत जल्दी फास्ट इंसर्शन डिलीशन अपडेशन ये सब करने के लिए, सर्चिंग करने के लिए, तो वो होता है हैश टेबल के द्वारा। मैंने पिछले क्वेश्चन में हैश टेबल का आया था, STT में पूछा गया, TRD में पूछा था, तो वो हैश टेबल का बारे में बताया था। स्टूडेंट का रिजल्ट खोजना 101 102 103 104 रोल नंबर 5 रोल नंबर था, उसमें हैश टेबल में हम क्या किए, एक डिफाइन कर दिए, तो हैश टेबल के थ्रू वो फास्ट क्या हो गया, सर्चिंग हो गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द रिकरेंस इक्वेशन Tn, देखिए क्या दिया है, Tn इजकल टू ये है
रिप्रेजेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टी माने या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है, तो कौन सा इसमें ये रिप्रेजेंट करता है? डिवाइड, कंकन, ग्रीडी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ब्रूट फोर्स, ये चीज है इसमें। देखिए सबसे पहले अगर बात करें Tn/2, ये क्या है? ये क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम को पहले पूरी आधा डिवाइड कर देगा, पूरी तरह डिवाइड करता है, माने हाफ कर देगा, डिवाइड करके क्या बना देगा, हाफ बना देगा, और उसको एक कांस्टेंट रेट से उसको आगे की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो ये चीज डिवाइड और कनकर में ही पॉसिबल है, आपको यहीं से पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगा, डिवाइड एंड कनकर, माने डिवाइड कर करके हाफ हाफ करके डिवाइड करके और तब उसको अति करना। जैसे ये आप बाइनरी सर्च में देखें कि वहां पर क्या होता है, एलिमेंट डायरेक्ट बीच में चले गए और वहां चेक किए लेफ्ट में है कि राइट में, अगर छोटा है तो लेफ्ट में जाओ, राइट है तो बड़ा है तो राइट में जाओ। तो इस तरह से क्या हुआ कि हाफ करके और फिर उसके हाफ माने बहुत फास्ट उसमें मतलब डिवाइड कनकर मेथड यूज करके हम वहां पर डेटा को सर्च कर पाए। ठीक है, ये चीज है, और यहाँ पर इस स्टेटमेंट से हमको देखने को मिला कि ये डिवाइड एंड कनकर का है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, डिवाइड कनकर इज एन एल्गोरिथमिक पैराडिग्म दैट सॉल्व प्रॉब्लम बाय। देखिए अब डिवाइड एंड कनकर जो एग्रीमेंट होता है ना, वो क्या करता है, डिवाइड कर करके उसको मतलब तोड़ता है सब प्रॉब्लम्स के अंदर। तो ये क्या करता है पता है आपको, ये करता है रिकर्सिवली सॉल्विंग सब प्रॉब्लम्स। रिकर्सिवली का मतलब होता है कि कोई फंक्शन खुद के चीज को कॉल करे, ठीक है, वो रिकर्सिवली कहलाता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे प्रॉब्लम जो हैं तोड़ तोड़ के जो डिवाइड टेक्निक के अंदर छोटे छोटे प्रॉब्लम कर लिए, उसको एक रिकर्सिव वे में, माने एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, अगर ऐसे करेंगे तो वो आंसर डिवाइड कनकर एल्गोरिथमिक पैराडिग्म का थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अ थ्रेडेड बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री। थ्रेडेड बाइनरी ट्री जो है ना, वो कब बाइनरी ट्री होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा, देखिए उसका ऑप्शन हो जाएगा, पहले देखिए पहला पढ़िए, ईच नोड हैज 2 चिल्ड्रेन, कहता है ईच नोड के पास 2 चिल्ड्रेन होगा, तो बाइनरी ट्री का तो बात होता ही होता है, लेकिन यहाँ थ्रेडेड बाइनरी ट्री के बारे में बताया है, इसलिए ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईच नोड हैज अ थ्रेडेड कनेक्टिंग टू इट्स प्रीसेसर और सक्सेसर। प्रीसेसर और सक्सेसर माने है ना, प्रीसेसर और सक्सेसर माने इंसिडेंट और प्रीसीडेंट, ये चीज इसके अंदर होता है। ठीक है, ये चीज है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप याद रखिएगा, थ्रेडेड बाइनरी ट्री के अंदर अगर ये है बाइनरी ट्री, तो उसके लिए उसमें हर एक नोड को कनेक्टिंग करना पड़ेगा प्रीडिसेसर और सक्सेसर के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, कहता है व्हिच ट्रैवर्सल एल्गोरिथम इज टिपिकली इंप्लीमेंटेड यूजिंग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। आप देखिए मैंने बताया था थोड़ा देर पहले, स्टैक और क्यू के बारे में एक छोटा सा बात बताए थे। स्टैक के अंदर होता है DFS, होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, और क्यू के अंदर होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये सर्चिंग टेक्निक है दोनों के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने पहले स्टैक में डेप्थ में सर्च करेगा और ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च करेगा, पहले ब्रेथ में करेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, स्टैक पूछा है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा DFS, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक जवाब, और BFS हो जाएगा ये क्यू का हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या होता है, वो यूनिडायरेक्शनल, माने एक डायरेक्शन में, जैसे एक ग्राफ बना रहे, एक ए से बी, और यहाँ पर एरो हम दिखा दिए कि ए से बी तक जाने के लिए 2 रुपया खर्च हो रहा है, बी से सी तक जाने के लिए 3 रुपया खर्चा हो रहा है, और सी से बी तक आने के लिए 5 रुपया खर्चा हो रहा है। तो इस तरह से जब यूनिडायरेक्शनल के होगा तो उसको डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। यूनिडायरेक्शन का मतलब एक डायरेक्शन, अगर ये क्या है, ये बोथ यूनिडायरेक्शन नहीं है, ये बोथ डायरेक्शनल है। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पर डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल और एक होता है बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों डायरेक्शन के लिए। तो कहता है एन एजेस एट द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स ए और बी। अच्छा देखिए, ए एक वर्टेक्स है और उसका एक और वर्टेक्स 2 बी है, तो यूनिडायरेक्शनल होगा तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे आराम से ए और बी के थ्रू। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है, ये इन सारे क्वेश्चन को हम अगले पार्ट 2 वीडियो लेके आते हैं, वहां पर बनाएंगे। ठीक है, अच्छे से। तो ये पार्ट 1 वीडियो को आज खत्म करते हैं यहीं पर, और फिर अगले वीडियो मिलते हैं बाकी सारे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और तब तक आप पढ़ते रहिए, और फिर अगले कॉन्सेप्ट जैसे जावा, DBMS, SQL, इस सब पर वीडियो आपको जल्द बहुत देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर ले। तो चलिए
मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।